नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पुलिस सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है। यहाँ कितने लोग हलाक हो रहे हैं और कितने जख्मी, लेकिन इन्हें इस सब से कोई सरोकार नहीं है। इनका कहना तो यही है कि वो कोशिश कर रहे हैं, पर एक ऐसी कोशिश है कि जिसमें हालात बेहतर से नहीं बदतर होते जा रहे हैं। रिपोर्टर खबरें दे रहा था और शादिल परेशान बैठा सब देख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नाबिया का कुछ पता चल रहा था, ऊपर से शहर में धमाके पे धमाके हो रहे थे। भुताखोर तंजीमें भी तेज हो गई थी। रोज कोई ना कोई एक बंदा वो भुता ना देने की सूरत में हलाक कर देते थे और शादिल परेशान था। यकीन ये ताशा का काम था, इतना तो वो कन्फर्म था, लेकिन अदालत सबूत मांगती और फिल वक्त इसके पास कोई सबूत ना था। हाँ, फरीद कैसे हालात हैं? वो आज ही नॉर्वे से वापस आया था और आते ही फरीद से रिपोर्ट्स ले रहा था। अब यह सफ़र की थकन से ही इतना थक चुकी थी कि आते ही सो गई। इसके लिए ताशा फ़ौरन ही इधर आ गया था। आखिर इतने दिन का काम पेंडिंग पे था। सर, आपके हुक्म के मुताबिक सारे काम हो चुके हैं, फरीद फ़ख्र से बताते हुए बोला था। आखिर इसने हर काम वो दिल से किया था। वेरी गुड। और वो एसपी इसका क्या बना? अब वो चेयर पे बैठा घूम रहा था, हाथ में स्कार था। सर, इसको कुछ समझ लगेगी तो कुछ करेगा ना। इसके होश अभी समझ नहीं पाते कि मैं दूसरा हमला करवा देता हूँ। फरीद की बात पे इसका जानदार कहका पड़ा था। ज़बरदस्त मेरे शेर, ज़बरदस्त। इसका इनाम भी तुम्हें जल्द दिया जाएगा। इसने उठकर इसके कंधे पर थपकी दी थी और गुड लक कहता अंदर की जाने बढ़ गया था। जहाँ इसकी अजीज अज़जान इसका इंतजार कर रही थी। जब से वो नॉर्वे से आने वाले थे तब से वो अभिया के मूड में वाज़ेह तब्दीली महसूस कर रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि जो वो जज्बात अभिया के लिए रखता है वो भी अब इसके लिए रखने लगी है, और वो ये सोच ही इसके लिए काफ़ी खुश आइन थी। मुस्कुराता हुआ वो रूम में दाखिल हुआ था। आते ही वो फूल तोड़ लाया था कि इसके लिए, लेकिन वो हनूज बेड पर सोई हुई थी और वो मुस्कुराता हुआ बेड के करीब आया था। और स्लीपिंग ब्यूटी, उठना नहीं है क्या? वो प्यार से इसके चेहरे पर गुलाब फिरता हुआ बोला था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थी। हल्का सा भी नाकस मसाई थी। इसी गहरी नींद सोता देखकर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। साइड पर गुलाब रखकर वो उठने ही लगा था कि इसकी नज़र इसकी गर्दन और कंधे के दरमियान मौजूद तिल पर पड़ी थी और बस वहीं अटक गई थी। अब वो तिल इसको गुस्ताखी करने पर उकसा रहा था। कुछ सोचकर इसने झुककर इस तिल को अपने लबों से छू लिया था। कुछ देर अपने होंठ यहीं इसके ऊपर रखे थे, फिर इसकी नींद खराब होने के दर्द से उठ गया था। भरपूर सो लो, रात में पूछूंगा। प्यार से गाल थपथपाता वो कमरे से बाहर आ गया था। सोच कर थक गया था वो, लेकिन कोई सिरा इसके हाथ में नहीं आ रहा था। कोई गवाह, कोई सबूत इसके हाथ नहीं लग रहा था। मुसलसल सोचने से इसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। अब इसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़े। अब भी वो ऐसे ही बैठा अपनी सोच में गुम था जब फ़ोन रिंग हुआ था। हेलो। टेंशन में इसने बिन देखे ही फ़ोन उठा लिया था। सलाम एसपी, कैसे हो? ताशा के दिल के आवाज़ सुनकर इसके आसाद तन गए थे। इसका बस नहीं चल रहा था कि ताशा को फ़ोन से ही शॉर्ट कर दे। तो ये था तुम्हारा लेवल 4, लोगों को कत्ल करना, भुताखोर लोगों की तादाद बढ़ाना, तो फुल तबाही था तुम्हारा लेवल 4। क्या खुशी मिलती है तुम्हें इस सब से? बोलो। वो चीखा था। अरे अरे आराम से, ये सब भी था, लेकिन अभिया को तो तुम भूल ही गए। इसने अब इसकी दुखती रख पर पाँव रखा था और बिल्कुल ठीक जगह पर रखा था, इसलिए तो शादिल तिलमिला उठा था। तुम अभिया तुम्हारे पास है? शादिल का दिल कर रहा था इसे एक मोटी गाली से नवाज दे। बिल्कुल वो हंसा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अभिया को हाथ लगानी? मर्द बनो ताशा, मुझसे लड़ो, ख्वातीन को बीच में मत लाओ। वो गुस्से की शिद्दत से शादिल की गर्दन की रगें फूल रही थी। इतना गुस्सा से शायद ही कभी आया। होल्ड ऑन लड़के, मर्द बनकर ही लड़ रहा हूँ, और जहाँ तक बात है उसे हाथ लगाने की तो ऑफ कोर्स बीवी बनाकर ही इसे साथ लगाया है। वो शादिल को चढ़ा रहा था, इसका गुस्सा इसे सुकून दे रहा था। बीवी, इसकी सारी बात पे, इस लफ्ज़ पर वो शॉक्ड हुआ था। ये लफ्ज़ सुनकर ही इसका दिमाग माफ हो गया था। हाँ बीवी, लफ्ज़ बीवी पर वो जोर देता बोला जैसे इसे कुछ बावर करवा रहा हो। तुम अच्छा नहीं कर रहे। अब इसकी आवाज़ धीमी हो चुकी थी। बेबसी ही बेबसी थी जो इसे अपने घेरे में लिए हुए थी। कैसी बात है ना एसपी, हीरो और विलन की एक ही जान है। सुनने में कितना ज़बरदस्त लगता है ना। फिर पता है क्या, तुमने अपनी जान को कमज़ोरी बना ली है, जबकि ताशा को कमज़ोरियाँ पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी हर कमज़ोरी को ताकत बना लेता है। यही वजह है कि तुम आज बेबस हो, सिवाय गुस्से के कुछ नहीं कर सकते, और मेरी जान मेरी ताकत है, इसलिए मैं खुश हूँ। और कहका लगा रहा था। अपनी बात पर वो हंसा था, यूं जैसे शादिल के जख्मों पर नमक छिड़ककर इसे मज़ा आ रहा हो। इसे टॉर्चर पसंद था, और ये भी तो एक किस्म का टॉर्चर ही था जो वो शादिल के साथ कर रहा था। शादिल ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। अब ये उसकी बकवास नहीं सुन सकता था। ताशा ने हंसते हुए पहले फ़ोन को देखा और फिर हंसते हुए मुड़ा, लेकिन जो ही इसकी नज़र सामने पड़ी वो तो जैसे वहीं साकित हो गया था, क्योंकि आगे अभिया सुन खड़ी थी, इसे ही देख रही थी। अभी इसकी आंख खुली ही थी कि नरम गुलाबों की खुशबू इसके नथने से टकराई थी। मुश्किल से आंखें खोलकर इसने पास पड़े गुलाब को देखा था। गुलाब पर नजर पड़ते ही इसके लब मुस्कुरा उठे थे। गुलाब को हाथ में पकड़कर इसने जैसे सूंघा, यूं जैसे लाने वाले की खुशबू को अपने अंदर उतारा, और फिर मुस्कुराते हुए बेड से उठी थी। आज वो सोच चुकी थी कि जमरान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। जमरान, वो इसे आवाज़ें देते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी, पर वो इसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। नीचे से भी वो कहीं नहीं था, न किचन में। अचानक इसकी नजर जिम रूम में पड़ी थी, जिसका दरवाजा अध खुला हुआ था। जम इससे पहले को आवाज़ देती, दरवाज़ा खोलती अंदर आती। आवाज़ों ने इसे कदम वहीं जकड़ लिए थे। वो अंदर शायद किसी से बात कर रहा था। चूंकि वो दरवाजे की ओट में थी, इसलिए देख ना सकी कि अंदर कोई है या नहीं, लेकिन
ज़मरान की आवाज़ वो अच्छे से पहचानती थी और इसके मुँह से जो अल्फाज अदा हो रहे थे वो अभिया को दहला देने के लिए काफ़ी थे। अरे अरे आराम से, ये भी तो लेवल 4 में, लेकिन अभिया को तो तुम भूल ही गए। इसके बाद पर अभिया साकित हो गई थी। आगे से पता नहीं क्या बात कही गई थी जिस पर वो हंसा था। अब अभिया समझ गई थी कि वो फ़ोन पर किससे बातें कर रहा है, लेकिन आगे कौन है ये अभी भी नहीं जान पाई थी। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि वो फिर बोला, होल्ड ऑन लड़के, मर्द बनकर ही कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है हाथ लगाने की, तो ऑफ कोर्स बीवी बनाकर ही हाथ लगा है। कैसी बात है ना एसपी, हीरो और विलन की एक ही जान है। सुनने में कितना ज़बरदस्त लगता है ना। फिर पर पता है क्या, तुमने अपनी जान को कमज़ोरी बना ली है, जबकि ताशा को कमज़ोरियाँ पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी हर कमज़ोरी को ताकत बना लेता है। इसलिए यही वजह है कि तुम आज कमज़ोर और बेबस हो, इसलिए गुस्से के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जबकि मेरी जान मेरी ताकत है, इसलिए तो मैं खुश हूँ और कह लगा रहा हूँ। अब वो बाकायदा कह के लगा रहा था और अभी साकत से सब सुन रही थी। कुछ था इसके अंदर जो छन कर टूटा था। क्या समझ चुकी थी वो शख्स और क्या निकला था वो। अब सारे सवालों के जवाब इसे मिल रहे थे। वो था ताशा। इससे तो पूरा मुल्क और शायद हर बाहर के लोग भी वाकिफ थे। अब यह कैसे ना होती। इसने इसे निकाह किडनैप क्यों करके किया? क्योंकि वो शरीफ होता तो शरीफों की तरह शादी करता। वो तो दहशतगर्द, गुंडा, लुटेरा और स्मगलर था। पहले इसने शादी पर एतबार किया और इसने इसे धोखा दिया, लेकिन इसे ज़मरान ने निकाला इस फेज से। और अब पता चला कि ज़मरान भी एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। इसने अपना आप गेटअप बनाया सिर्फ अब मेरे साथ वक्त गुजारी के लिए। असल में तो वो ताशा था और सिर्फ एसपी से अपना इंतकाम लेना चाहता था, और इसी के आड़ में अभिया भी आ गई थी। ये सब सोचते हुए एक गुस्से की लहर इसके रगों पे में सरायत कर गई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब वो मुड़ा, वो हमेशा अपने पोर्शन में ही एसपी से बात करता था, इस वजह से अब भी यही था। लेकिन एक गलती जो इससे हो चुकी थी वो थी कि अभिया की मौजूदगी को नज़रअंदाज कर चुका था। एकदम इसे देखकर वो परेशान जरूर हुआ था, लेकिन फिर फौरन संभला था। अरे जान, यहाँ क्या कर रही हो? इसे कंधे पर हाथ रखने को वो आगे बढ़ा था। हाथ मत लगाना मुझे। अभिया बोली नहीं, कर रही थी। अभिया वो समझ चुका था कि वो सब सुन चुकी है, ना मतलब मेरा, अपनी गंदी जुबान से। इससे गुस्से पे वो हैरत से इसे देख रहा था। इसे जो लगा था कि वो इसे समझेगी तो वो गलत था। देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। बहुत तहम्मुल से वो इसे अपनी बात समझाना चाह रहा था। तहम्मुल और ताशा, लेकिन बीवी थी आखिर वो इसकी। इसके आगे तो करना था। क्या समझने की कोशिश करूँ तुम्हारी इस मक्कारी को या तुम्हारी दहशतगर्दी को जो तुम फैला रखी है? नफरत हो रही है तुमसे, वो गुस्से से कहती हुई मुड़ी थी। आंसू लड़खने को बेताब थे, लेकिन वो इन्हें ऐसे शख्स के सामने जाया नहीं करना चाहती थी। अच्छा ऐसी बात है, तो वो क्या था जब तुमने कहा था डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर? वो इसे इसकी बात याद दिला रहा था कि कहीं तो वो इसे समझेगी। इसकी बात पर वो मुड़ी, एक नजर इसे देखा और जब बोली थी तो लहजे में बला की सख्ती और नफरत थी। ओके देन लेट्स रीड थ्रू द इनर कंटेंट। तुम पता कौन हो जो रोजाना बेशुमार मासूम लोगों की जाने लेता है, धमाके करवाता है, और इन धमाकों से लोग अपने घरों से भी निकलने से डरते हैं। तुम हमारे मुल्क की बदनामी हो। तुम्हारी वजह से हम पूरी दुनिया में बदनाम है। और यही नहीं, तुम हर इलीगल काम करते हो। हज़ारों लोगों को नशे की आदी बना दिया है तुमने। हज़ारों लोगों को हराम मिल रहा है तुम्हारी वजह से। और सबसे अहम बात, तुमने तो मुझे भी सिर्फ अपने हथियार के लिए इस्तेमाल किया, सिर्फ शादिल को नीचा दिखाने के लिए। और तुम कह रहे हो कि मैं बुक को इसके कवर से जज कर रही हूँ। इसके बाद में ताशा का दिल क्या कि ज़मीन धंस जाए होता है, वो ज़मीन में धंस जाए होता है ना ऐसा। आप जानते होते हैं कि आप कैसे हैं, बहुत बुरे, बहुत बेरहम। मगर फिर भी जब वही सच बातें कोई दिल में रहने वाला बोलता है तो दिल के दरो दीवार लहूलुहान हो जाते हैं, रगे अपने होने का मातम करने लगती हैं, और तब लगता है कि ज़िंदगी तंग पड़ गई है। ताशा के साथ भी यही हो रहा था। वो जानता था कि वो बुरा है, जितना था कितना घटिया है, लेकिन जब इसे शीशा अपनी ही अजीज अजान दिखा रही थी तो तकलीफ हो रही थी। ज़िंदगी में कभी कोई आया ही नहीं था इसे शीशा दिखाने के लिए। जो आया था इसे वो खोना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत, वो आखिरी कोशिश करता है इसे इसकी मोहब्बत याद दिला रहा था जो वो जान चुका था कि वो उससे करती है। क्या इसकी बात को भी मैंने बीच में ही काट दिया था? तुम्हें लगा था मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? वो हंसी, मोहब्बत, और वो भी तुमसे। वो मुसलसल हंस रही थी, इतना कि हंसते हंसते इसके आंसू इसके गाल को भिगोने लगी थी। ये वो तकलीफ थी जो इसे हो रही थी, लेकिन वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। हंसते हंसते हुए एकदम रुकी और फिर आंसू साफ करते हुए इसके करीब आई। बैड बॉयज डज नॉट लव बाय एनीवन बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू लव। बुरे लड़कों से कोई प्यार नहीं करता क्योंकि वो किसी से प्यार करना जानते ही नहीं है। अपनी बात कहकर वो रुकी नहीं, सीधे ऊपर कमरे में चले गई थी और दरवाजा बंद करके ही दम लिया था। दरवाजा बंद क्या करना था, इसके सारे जब्त के बंधन टूट गए थे। इसे शायद मोहब्बत रासी नहीं थी, इसलिए तो हर बार नए तरीके से दुख मिलता था। वो रोती हुई जमीन पर बैठती चली गई थी। इसे यूं लग रहा था इसका सारा वजूद छलनी हो गया। दुख था कि कम ही नहीं हो रहा था। जब शादी गया था तो इतना दुख नहीं था क्योंकि इससे रिश्ता इतना मजबूत नहीं था। अब तो दुख ही दुख था क्योंकि ज़मरान से तो इसका रूह का रिश्ता था, और जिनसे रूह का रिश्ता हो जब वो दुख देते हैं ना तो रूह तक छलनी हो जाती है। इसकी भी रूह को चोट लगी थी जिसकी ताजियाने इसे अपने रगों में महसूस हो रहे थे। एक चुभन थी जिसने इसके पूरे वजूद को अपने लपेट में ले लिया था। वो इसी चेयर पर बैठा मुसलसल अभिया की बातों को सोच रहा था। क्या क्या नहीं था जो इसे माजी से याद आ रहा था। दिमाग की नसें जैसे फटने को थी। वो ठीक कहती है, मैंने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, मुझे तो वाकई मोहब्बत करना आता ही नहीं है। और जो लोगों को इतना नुकसान पहुंचाता है वो भला खुद कैसे खुश और पुरसुकून रह सकता है? मेरी ज़िंदगी में भी कैसे खुशी आ सकती है? वो खुद से ही सवाल कर रहा था। तुमने कोशिश की थी अच्छा बनने की ज़मरान, क्या क्या इस दुनिया ने तुम्हारे साथ तुम्हें और बुरा बना दिया? तुम बुरे नहीं थे, कोई भी बुरा नहीं होता, हर एक को बुरा बनाया जाता है। तुम्हें भी बुरा बनाया गया है। इसके अंदर से जैसे आवाज़ आई थी,
नहीं, तुम शुरू से बुरे थे, तुम्हारे अंदर बुराई थी, इसलिए वो बाहर आई है। जो चीज़ अंदर होती है वही बाहर आती है। तुम भी बुरे थे, तुम्हें भी लोगों को तकलीफ पहुंचाकर सुकून मिलता था, इसलिए तो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अंदर से एक और आवाज़ आई थी, गलत। याद है ना तुम्हें कैसे तुम्हें सब लोग तंग करते थे, तुमसे बात करना तक पसंद नहीं करते थे, सिर्फ इस वजह से कि तुम एक बुरे इंसान हो। तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम भी बुरे हो। इसके अंदर एक जंग सी थी, इसके अपने दो ख्यालात एक दूसरे को रद्द कर रहे थे। तो तुम चाहते तो इनको मोहब्बत से अपनी तरफ माइल कर सकते थे, पर तुमने क्या किया, खुद भी बुरे बन के इनके कहे को सच कर दिखाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बुराई थी और इसी की वजह से आज अभिया तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसे जैसे एक और असलियत दिखाई गई थी। नहीं, वो चीखा था, हूँ जैसे अपने अंदर की आवाज़ों को दबाया हो। नहीं, अभिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे वो छोड़ के नहीं जा सकती। वो आवाज़ भागता से ऊपर कमरे की तरफ भागा था, यूँ जैसे इसे शक होकर वो उसे छोड़कर चली जाएगी। रो रो कर वो हल्कान हो चुकी थी, लेकिन तकलीफ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई तसल्ली के बोल बोलने वाला भी तो नहीं था। बाहर पहले बादल जो सिर्फ गरज रहे थे, अब इनसे निकलता मीना जोर पकड़ चुका था। अभिया को यूँ लग रहा था जैसे ये बादल भी इसके शौक में शामिल हो। कुछ सोचकर वो चलती हुई खिड़की के करीब आई थी। रेलिंग को साइड पर घसीट कर वो बारिश को अपने हाथों में महसूस कर रही थी। लोग इसे अमूमन अबर रहमत कहते हैं, जिस पर जोर से आज बादल बरस रहा था। अभिया को लग रहा था जैसे वो इसकी तकलीफ पर रो रहा है, इसके गम में शरीक है। वो अपने ही सोचों में गुम थी जब धड़ाम की आवाज़ से कमरे का दरवाजा खुला और वो भागता हुआ अंदर आया। अभिया, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ताशा जिससे पूरी दुनिया डरती थी, आज कैसे इसके जाने के डर से कांप रहा था। अभिया को अपने होश में नहीं लग रहा था। ये एकदम को इसका दिल नरम पड़ा था, लेकिन ये सोच के फिर सख्त हो गया था कैसे इसने इसके जज्बात के साथ खेला था। और शायद अब ये ड्रामा भी इसीलिए रचा रहा है ताकि उसका चेहरा बाहर जाकर एक्सपोज ना कर दूं और वो पकड़ा ना जाए। सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए वो यहाँ है। हाँ, ऐसा ही है। इसके अंदर ने जैसे इसकी तस्दीक की थी, बदगुमानी जोर पकड़ चुकी थी। अब हर सफाई गलत थी, अब हर बात झूठी थी। वो जो इसकी ज़ात को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसे क्या परवाह थी इन जख्मों की जो इसकी रूह पर लगे हैं, इस तकलीफ की जो उसकी ज़ात से इसे मिली है। एक नफरत भरी निगाह इसने इसके सरापे पर डाली थी। बंद करो ये अपना ढोंग, तुम्हारे सारे ड्रामे देख चुकी हूँ, अब एतबार नहीं है तुम पर। वो इसके पीछे धकेलती बाहर दरवाजे की जाने बढ़ी थी जब इसका हाथ जमरान ने पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ताशा को भी गुस्सा आ गया था। इसका ताशा मूड ऑन हो चुका था, जो अपनी बात की नफी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैं रहूंगी ही नहीं तो किसे साथ रखोगी? अपना आप इसे छुड़वाती। इसने पास पड़ा गुलदान थोड़ा इसके नोक अपने गले पर रख ली थी। ताशा तो इस हफ्तात पर घबरा ही गया था। फौरन से अपना हाथ सरेंडर की सूरत में ऊपर करता बोला था, ओके ओके फाइन, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लीज इसे नीचे रखो। वो किसी भी सूरत में अभिया को नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले मुझसे वादा करो कि मुझे कल घर छोड़ कर आओगे। वो चीखी। अपनी बात मनवाने का इसके पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। ठीक है, मैं कल तुम्हें छोड़ आऊंगा, पक्का छोड़ आऊंगा कल, और खुद छोड़ कर आऊंगा। वो इसकी हर बात मानने को तैयार था। वो बस रोने वाला था। वो जानता था अभी बाकी खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जाओ यहाँ से। अपना हाथ हल्का पीछे करती वो बोली थी, पहले इसे नीचे रखो। वो तसल्ली चाहता था। मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो हज़ियानी अंदाज में चीखी थी। ताशा इस पर एक तासुब भरी नजर डालकर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि इसके पीछे से अभिया ने गुलदान को दूर फेंका और चीख चीख कर रोती अपने घुटनों में बैठी चली गई थी। किस्मत कैसी इसकी जिंदगी में रात लेकर आई थी जिसमें सुबह का शायद अब कोई नामो निशान ही नहीं था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद था। वो अभिया को छोड़ने इसके घर जा रहा था। एक आखिरी उम्मीद के तौर पर इसने अभिया से पूछा था। हाँ, आगे से सफाचट जवाब आया था। इसने एक नज़र इसे देखा जिसके चेहरे पर बिला की सख्ती थी। एक गहरा सांस लेकर वो खामोश हो गया। आखिर वो कहता भी तो क्या, अपना ख्याल रखना। घर के बाहर गाड़ी रोककर इसने इसे देखा। आंखों में वाजी हिलता जाती कि मत जाओ, लेकिन अभिया इसकी तरफ देखती तो समझती ना। इसकी तरफ देखे बगैर वो गाड़ी से उतर के गेट के अंदर चले गई थी। जमरानी से आखिर तक देखता रहा था। वो मुड़कर देखेगी अभी, इसका दिल कह रहा था, लेकिन दिल कब हमेशा सच कहता है, वो तो सिर्फ बहलाना जानता है। लेकिन नहीं, इसने मुड़कर ना देखा, ना देखना था और ना ही देखा, यहाँ तक कि जमरान की आंखों में उम्मीद के जलते दीप बुझते चले गए थे। कौन हो तुम? वो घर आई थी कि सामने एक अनजान लड़की को देखकर रुक गई थी और शायद नूर भी इसके रौब दबदबे को देखकर परेशान हो गई थी। वो मैं नूर? वो हकलाई थी। कौन नूर? अभिया ने सख्त चन्नों से इसे घूरा था। नूर तो इससे वाकिफ ही नहीं थी, लेकिन इसके तौर से लग रहा था कि शादिल के जानने वाली है। जी, मैं शादिल की बीवी। इसका तारुफ पे अभिया एकदम चौंकी थी, लेकिन फिर खुद ही इसके असाब ढीले पड़ते चले गए थे। वो जानती थी इस सब के बारे में, लेकिन अपनी टेंशन में बिल्कुल भूल गई थी, जबकि इसे तो तैयार होना चाहिए था आगे से एक नए फर्द को देखने के लिए। अच्छा, शादी लाए तो उसे कहना मैं अपने रूम में हूँ, मुझसे आकर मिले। इसे बताकर अपने रूम में चले गई थी। इस वक्त वो इतनी टेंस ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी रात न सोने की वजह से जहनी अजीब कश्मकश में था। कमरे में आकर इसने ड्रॉर से स्लीपिंग पिल्स निकाली और पानी के साथ लेकर कंफर्टर ओढ़ कर लेट गई थी। इस वक्त वो सिर्फ सुकून चाहती थी, जो उसे कुदरती तो मिल नहीं सकता था, इसलिए इसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ा था।
कमरे में आकर वो जोर से चीखा, दिमाग की रगें फूल सी गई थी। पास पड़ा टेबल इसके पाँव को ठोकर से दूर जा गिरा था। वो अबिहा की मौजूदगी में खुद को वहशी बनने से बाज रख रहा था, लेकिन इसका अंदर घुल रहा था। पास पड़ा शीशे का जग पकड़कर इसने जमीन पर फेंका। वो खुद रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। सारी दुनिया को रुलाने वाला आज खुद रो रहा था। बल्कि नहीं, वो तो इससे पहले भी रोता रहा था। शायद इसे दायमी खुशी नसीब ही नहीं थी। तोड़ फोड़ से थक हार के वो जमीन पर बैठता चला गया था। माजी रेल की अनमानित इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मामा, मैं घर आ गया। सरवत बेगम लॉन में माली से काट छांट करवा रही थी जब जमरान भागता हुआ इनके गले जा लगा था, और हमेशा की तरह उन्होंने इसे हवा में उठाकर गाल पर प्यार किया था। ये तो उनकी रोज की आदत थी। वो हमेशा स्कूल से आता और इसे हवा में उछाल कर प्यार करती, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो 10 साल का हो चुका है। इसका वजन और कद इस हिसाब से बढ़ रहा है। इनकी इसके लिए मोहब्बत इतनी थी कि ये सब चीज़ें उनके लिए मायने ही नहीं रखती थी। आ गया मेरा प्यारा बेटा। इसे नीचे उतारकर उन्होंने इसके प्यार से गाल चूमे। आखिर अकलौती औलाद थी, इसलिए तो सरवत बेगम की अंग अंग से इसके लिए मोहब्बत छलकती थी कि कोई दूसरा मोहब्बत को बांटने वाला नहीं था। जी मामा, और बहुत भूख लगी है, जमरान ने बेचारगी से पेट पर हाथ रखते हुए कहा। हर बार ऐसा ही होता था। मुझे स्कूल से आता था, आते ही भूख के राग अलापने लग जाता था। सरवत बेगम इसके ताबलेपन पर हंसी थी। चलो फिर आओ, आज मैं अपने बेटे को स्पेगेटी बनाकर दूंगी, और माली बाबा सिर्फ इन्हीं पोतों की काट छांट कीजिएगा, बाकी इनको रहने दीजिएगा। वो माली बाबा को हुक्म सादिर करती जमरान का हाथ पकड़ कर अंदर चले गई थी। मामा, इसको स्पेगेटी क्यों कहते हैं? वो स्पेगेटी बनाने की रेसिपी पे कमेंट्री कर रहा था। इसके बनाने का तरीका हर्फ बर हर्फ याद था, लेकिन रोजाना ही कोई ना कोई सवाल इसके जहन में आता था, और वो पूछ कर सरवत बेगम का या तो सर खाता था या उन्हें हंसने पर मजबूर कर देता, क्योंकि ये चाइना में बनी थी। वो पैन में चम्मच हिलाते हुए इसके बेतुके के सवाल का बेतुका जवाब दिया था। तो क्या चाइना में बनने वाली हर चीज़ को स्पेगेटी कहते हैं? इसके मासूमाना सवाल पर सरवत बेगम का बेख्तियार कहका पड़ा था, और ऐसे ही अपनी बातों से इनका दिल बहला ही रखता था। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो और इन्हें खाकर एंजॉय करो। बाउल इसके सामने रखकर उन्होंने बात को टालना चाहा था, क्योंकि अब इनके पास कोई बेतुका सा जवाब भी नहीं था। भूख की शिद्दत थी या माँ की ताबेदारी? जमरान ने बाकी दूसरा कोई फजूल सा सवाल नहीं किया था, बल्कि अब वो चुप करके मेज से स्पेगेटी खा रहा था। वो लॉन में फुटबॉल खेल रहा था जब गाड़ी के टायर चिचराने की आवाज़ आई थी। इस चिचराहट की आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकता था। अस्सलाम वालेकुम डैड। वो फुटबॉल छोड़कर भागता हुआ इनके गले लग गया था। ओह मेरा शेर। इस कहने पर उन्होंने भी अपनी बाहें माँ की थी। कैसा रहा दिन मेरे शेर का? अब उसे पकड़े अंदर ही जानिब चल रहे थे। हाँ, इन्हें पता था कि इनकी मताए हयात इनका इंतजार कर रही है। आज मैंने स्कूल में फुटबॉल मैच जीता, घर आकर मामा के हाथ की स्पेगेटी खाई। वो इन्हें पूरे दिन की रुदात उंगलियों पर गिन कर बता रहा था, और जस्टिस तार इसकी बात ऐसे गौर से सुन रहे थे जैसे वो बहुत ही अहम पॉइंट्स गिनवा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, आज जल्दी आ गए आप? उन्होंने भी लाउंज में पाँव रखा ही था कि सरवत बेगम आ गई थी। उनकी आमद पर ही जमरान की रूटीन की ब्रेक लगी थी। हाँ, सोचा आज अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ। क्यों शेर, ठीक है ना? आखिर में उन्होंने जमरान से तायद चाहिए थी। यस, हम इकट्ठे फिक्शन मूवी देखेंगे। वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। शुरू से ही इसे कार्टून पसंद नहीं थे, इसे फिक्शन पसंद था, और वो इसको बहुत अच्छा कॉपी भी करता था। इसकी बात पर स्टार साहब हंसे थे। ठीक है शेर, तुम जाकर तैयारी करो, हम आज फिक्शन मूवी देखेंगे। इसे नीचे उतार कर उन्होंने इस बहाने से इसे कमरे में भेजा था। क्या बना केस का? इसके जाने के बाद सरवत बेगम ने इनसे पूछा था। वो खूब जानती थी कि वो आजकल कुछ परेशान है। बनना क्या है? सियासी पार्टी का केस, और वो चाहते हैं कि फैसला हमारे हक में हो। वो जैसे सोफे पर ढह से गए थे। बाकी सब क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अल्लाह रसूल की खातिर हक पर मुबनी फैसला कीजिएगा। वो भी इनके साथ सोफे पर बैठ के इन्हें समझाती हुई बोली। इनकी बात पर वो मुस्कुराए थे। मुझे थ्रेट्स बहुत मिल रहे हैं। ओह, तो अब वो समझी थी असल परेशानी इन्हें सरवत बेगम और जमरान की थी। अब अपनी तो उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की थी। इनके बात पे सरवत बेगम ने इनके हाथ पे हाथ रखा था, और जब बोली तो लहजे में मजबूत अज़ाइम की झलक थी। आप मेरी और जमरान की परवाह मत करें सरदार। जब हम फैसला अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो क्यों कर ना हमारी औलाद की महफूज रखेगा। आपको याद है ना कैसे हज़रत इब्राहिम अपने नौमौलूद बच्चे इस्माइल को छोड़कर चले गए थे? किसके भरोसे गए थे? वहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। वो इस अल्लाह के भरोसे छोड़ कर गए थे, और अल्लाह ने देखा कैसे इनका रुतबा बुलंद किया। हमें भी वक्ती आजमाइश ज़रूरी है, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे तो हमारा अल्लाह साथ देगा। स्टार बेगम ने एक फखरिया नज़र अपने बेगम पर डाली थी। वो जब अपने बीवी बच्चों की वजह से परेशान हुए, उन्होंने इनका यूं ही हौसला बुलंद रखा था। मुझे फ़ख्र है कि आप हमारी शिके हयात हैं। अल्लाह ने न जाने हमें किस नेकी का अजर दिया है आपकी सूरत में। इनका हाथ अपने हाथों में लिए वो जज़ब से बोले थे। लहजे में मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम था। इनकी बात पर सूरत बेगम मुस्कुराई और इन्हें तसल्ली दी थी। आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इनके जाने के बाद सतार साहब ने इन्हें सोफे से टेक लगाकर इन्हें आंखें मूंद ली थी, जबकि जमरान जो अपने बाप से पलक का कहने आया था, इनकी बातें सुनकर वहीं से चुपचाप वापस चला गया था। वो इतना बड़ा तो था नहीं था उम्र में, मगर इतना समझदार जरूर था कि बातों को समझ जाता। वो बेतुके सवाल सिर्फ सरवत बेगम को हंसाने के लिए करता था। वो जानता था इसकी माँ का कुल सरमाया ही वही है, इसलिए वो अपनी ऊट पटांग बातों से इनका दिल लगाए रखता था, मगर असल में वो बात की हर बारीकियों को समझता था, और कैसे ना समझता। इसकी रगों में जस्टिस तार का खून जो दौड़ रहा था।
कहाँ है तुम्हारा बॉस? गनमैन अपनी ड्यूटी पर था जब दो आदमी अंदर जबरदस्ती घुस आए थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? गनमैन जो कि पठान था इसलिए पुश्तों का आंसर इसकी जुबान से झलकता था। हम कौन है ये तुम्हारे मालिक को बताएंगे, वो भी जैसे आज सबको मारने के दर पर थे। हम तुमको अंदर। इससे पहले गनमैन मुजाहमत करता पीछे से एक और आदमी नाके इसके सर पर गोली मार दी थी। तुम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? पहले चलो यहाँ से। वो तीनों इससे पहले के अंदर जाते गोली की आवाज़ सुनकर सितार साहब बाहर आए थे। क्या हुआ फजल? बाकी अल्फाज इनके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि आगे ही फजलुद्दीन की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते तीनों आदमियों में से एक ने गोली सितार साहब की टांग पर मारी थी। वो धड़म से नीचे गिरे थे जबकि बाकी दो इनके घसीट कर अंदर ले आए थे। वो टांग से निकलने वाला खून से कराही तो उठे थे। हाँ भाई तू तो है जस्टिस सितार। इसे ज़मीन पर फेंक कर वो सामने सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा। दर्द की शिद्दत से इन्हें खांसी होने लगी थी। क्या अबे तू देगा हमारे मुल्क के खिलाफ फैसला, मालिक के खिलाफ फैसला? एक आदमी ने जो शायद इन तीनों का सरबराह था इन्हें गुद्दी से पकड़ा था। कल जाकर तो अदालत में बोलेगा जो फैसला दिया है वो गलती की बुनियाद पर था। सही में वज़ीर आला साहब ही हक पर है। समझा? क्या बोलेगा? वो इन्हें सीधा करता जैसे अपने अल्फाज सुनाना चाहता। मैं कल जाकर अदालत में कहूँगा मैंने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है। वो बिल्कुल बेखौफी से इसकी आंखों में देख कर बोले थे। लहजे में बला की सख्ती और चट्टानों जैसी मजबूती थी। इनकी बात पर इसने हंसते हुए सर हिलाया था। ठीक है भाई ठीक है। वो जैसे मजा ले रहा था इनकी बात का। चाहो तुम दोनों पूरा घर छान मारो, जो भी मिलता है ले आओ। मैंने हुक्म सादर करता खुद पुरसुकून होकर बैठ गया था। कुछ ही देर में इसके बंदे खौफ की वजह से अपनी माँ से चिपके जमरान और बहादुर और इत्तेमाद से चलती सरवत बेगम को बाहर ले आए थे। अब बोलेगा अदालत में कल सरवत की गर्दन पे बंदूक रखता वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है आपको सितार, ये गोली चाहे मेरे बदन के आर पार हो जाए मुझे खुशी होगी कि आपने हक का साथ दिया। लेकिन अगर मैं जिंदा रही, लेकिन अगर आपने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा बोल दिया तो मुझे आप अपने जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। इस हालत में भी वो ऐसी बातें बोल रही थी जो दुश्मन को ललकार दें। सितार ने एक नज़र अपनी नडर बीवी को देखा जो अपने ज़माने की एक जानी मानी सहाफ़ी थी। वो कैसे ना आज जुल्म के खिलाफ बोलती। आहा छोरी तो बड़ी फिट है रे। इस आदमी ने गलीस नज़र सरवत पर डाली और वही सितार की गैरत को जगाने के लिए काफ़ी थी। पीछे हटो मेरी बीवी से। बमुश्किल उठकर इसने धक्का दिया था। बस यही बात इसे तैश दिला गई थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसने सितार के पेट में गोली मारी थी। सितार वहीं पे बैठता चला गया था। गोली शायद इसे गुर्दे के हिस्से को छूकर गुजरी थी। सरवत भागती हुई सितार के पास आई। सितार आप ठीक है? लहजे में फिक्रमंदी थी। वो सितार के पास थी जब गैंग के सरबराह ने जमरान को पकड़ा। आप बता बोलेगा? वो गुस्से से जमरान को पकड़ता इसके सर पर बंदूक तान चुका था। अगर किसी के बच्चे के हक के लिए मुझे अपने बच्चे को कुर्बान करना पड़े तो मैं सार के तौर पर ये काम भी करने को तैयार हूँ। वो बोली नहीं कर रही थी और इसके बाद फिर सरबराह हंसा था। सफदर बांधो इस जस्टिस को और बच्चे को। किसी सफदर नामी बंदे को हुक्म देता बोला था। सितार तिर्क की वजह से कोई मुजामत ना कर सका था और जमरान खौफ की वजह से वो 10 साल का बच्चा हरासा सा ये सब देख रहा था। छोड़ो मुझे। सरवत जो जमरान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी थी सरबराह ने इसे बाजू से पकड़ लिया था। क्यों छोड़ो? तो वो बिल्कुल जिसको पकड़कर छोड़ने का दिल तो किसी काफिर का भी ना करे। उसे पीछे से बाजों के घेरे में लेता इसे कान में बोला था। साफ पता चल रहा था इसकी नीयत खराब हो चुकी थी। सर काम हो गया है। सफदर और दूसरे आदमी ने इसे इतला दी थी। तेल छड़क जस्टिस पर। आज इनका इंसाफ का भूत मैं उतारता हूँ। सरवत को बालों से पकड़कर इसने हुक्म दिया था। दर्द की शिद्दत से नाचाती हुई भी इसके मुंह से कराह निकली थी। सितार भी नीम बेहोशी में इसका जहन जैसे माफ हो रहा था। देख जस्टिस अपनी बीवी की इज्जत लूटती। देख खोल अबे इसकी आंखें। सरवत के चेहरे को हाथ से पकड़कर इसने इसकी शर्ट फाड़ दी थी जबकि सफदर सितार की आंखें जबरदस्ती खोल रखी थी। वो बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी की इज्जत लुटती देख रहा था लेकिन इसके जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी कि उठ सके। आखिर में जब वो अपनी हवस पूरी कर चुका तो सफदर का इशारा किया। इसने लाइटर ऑन करके सितार के करीब किया। अब तुम दोनों एक दूसरे को मौत को देखो। जेब से चाकू निकाल के इसने सरवत के पेट में कई वार किए। इसी वक्त सफदर ने लाइटर जस्टिस की तरफ उछाल दिया था। इस सारे माहौल में सिर्फ 2 आवाजें गूंज रही थी, एक सितार की चीखने की और एक जमरान की रोने की। सरवत तो पहले ही कलमा पढ़कर अपनी जान दे चुकी थी। भाइयों इसके माँ बाप को खत्म करने के बाद उससे करीब आया था। अब मकसद सिर्फ इसे डराना था। वो जो पहले ही सहमा था मजीद सहम गया था। मुनीर हंसा। इस बच्चे को डराने में मजा आ रहा था। सर इस बच्चे का क्या करना है? सफदर ने सवाल किया। बाकी सबको ठिकाने लगा चुके थे, वही रह गया था और पार्टी ने कहा था कि सबका खात्मा होना चाहिए। इसको मेरे ठिकाने पर ले जाओ और खबर पहुंचाओ कि सब मारे गए हैं। इसे सर पर हाथ फेरता वो शातिर अंदाज में बोला था। सफदर इसे हुक्म की तामील करता इसे मुनीर के ठिकाने पर ले जा चुका था जबकि पीछे मुनीर ने सब ओके का कहने के लिए पार्टी को कॉल की थी। शाम हो गई है, जमरान को इसे कमरे में छोड़ आओ। मुनीर सफदर को हुक्म देता अपने कमरे में गए थे। गुम हो गया था। ऐसा ही हो रहा था जब से वो इसे घर आया था। वो इसे अच्छी तालीम दे रहा था, लिखा पढ़ा रहा था, लेकिन रात में वो इसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता था। मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने हर डर को ख़त्म कर सके, इससे लड़ सके। वो रोता था, बिलखता था, अपने माँ बाप को याद करता था और वो हर बार यही बात कहता था कि तेरे माँ बाप बुरे लोग थे, मैंने उनको ख़त्म करके दुनिया पर एहसान दिया। वो कमरे में नहीं जाना चाहता था लेकिन वो इसे वहीं कैद रखता था। वो इसे बेहिस बनाना चाहता था और वो तब ही बन पाता जब वो अपने हर डर से लड़ना सीख जाता। जमरान ने भी इसे मायूस नहीं किया था। एक दिन ऐसा आया कि इसने अंधेरे को हराना सीख
सीख लिया। फिर इसे बुलडॉग से बहुत डर लगता था, इसने इसे मारना सीख लिया। इसे गोली की आवाज़ से डर लगता था और इसने इसे गोली से अपना फेवरेट कुत्ता मारा। वो अपनी पसंदीदा चीज़ को मारकर, अपनी ख्वाहिशात को मार के दिन ब दिन बेहिस होता जा रहा था। सिर्फ एक डर था इसे, और वो था मुनीर का डर। वो 21 साल का हो चुका था और आज भी भाव करता था तो ज़मरान डर जाता था। इसे इसके अल्फाज अभी भी याद थे। देखा ना तेरे माँ बाप का क्या हाल किया, मेरे साथ दगा करेगा तो तेरा इससे भी बदतर करूंगा। बचपन के अल्फाज और वो डर इसके जहन में बैठ गया था, और फिर वो आखिरी डर भी खत्म हो गया। इसने अपने हाथों से मुनीर का कत्ल किया था। न सिर्फ अपना डर खत्म किया था बल्कि अपने सारे बदले भी ले लिया था। और बस वो आखिरी दिन था ज़मरान का। इसके बाद ताशा ने जन्म लिया था। उसकी सारी टीम अब इसके अंडर थी। इसे बेहिस बनाया था और वो बेहिस बन गया था। इस दुनिया में इंसाफ नहीं, इंसाफ करने वाला सिर्फ मरता है। बस यही बात इसके जहन में थी और वो इसी के नक्शो कदम पर चलता रहा था। अगर इसे अबिया ना मिलती, बल्कि इसे अबिया की शक्ल में एक रास्ता मिल रहा था, वो सोच चुका था वो बहुत जल्द सब छोड़ देगा। वो अबिया से प्यार नहीं, इश्क करता था, और इसके अलावा लिए वो सोच चुका था कि वो सब छोड़ देगा। लेकिन बुराई कहाँ जान छोड़ती है। आपका माजी आपके साथ चिस्पा हो जाता है, जैसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वो घर आया तो नूर सामने ही सजी समरी इसका इंतजार कर रही थी। ये भी शादिल का हुक्म था कि जब वो घर आए तो इसे सजी समरी मिले, और वो इसकी हिदायत से तब से अमल कर रही थी। वालेकुम सलाम, कैसा रहा दिन? इसे कंधे के हल्के में लिए वो सोफे पर आकर बैठा था। आपका इंतजार करते करते कट गया। इसने भी इसके कंधे पर सर रखकर जवाब दिया। दोनों में अब इतनी मोहब्बत तो कायम हो ही चुकी थी। अरे हाँ, आज कोई लड़की आई थी, मैंने नाम नहीं पूछा ना उन्होंने बताया। कह रही थी अपने कमरे में हूँ, जब आप आए तो आपसे कहता हूँ कि आप उनसे आकर मिल लें। अचानक इसे याद आया कि आज सुबह एक लड़की आई थी। सारे दिन कामों में वो इतना उलझी रही कि याद ही नहीं रहा। खान साहब अभी छुट्टी पे थी, इसलिए खाना भी इसने ही बनाया। नाम क्यों नहीं पूछा? इसे लग कर किसने पूछा? वो मुझे याद नहीं रहा। दुपट्टे को किनारे को लपेटती वो शादिल को इतनी प्यारी लगी कि इसने इसकी क्लास लेने का इरादा तुर्क कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ किस कमरे में है? इसे रिलैक्स करता इसने अपनी पेंट के साथ लगी पिस्टल को यकीन नहीं बनाया। वो इस कमरे में है, ऊपर छत पे जिस कमरे की तरफ इशारा किया था। एक दफा तो शादिल को शौक लगा था इस कमरे में। इसने कंफर्म करने को हैरत से पूछा, क्योंकि वो कमरा तो अबिया का था। जी इसी कमरे में है। शादिल के तासरात ने नूर को भी परेशान कर दिया था। ठीक है मैं आता हूँ। वो दूसरी कोई भी बात सुने बगैर 2-3 ढक में सीढ़ियों का फासला खत्म करता ऊपर आया था। अंदर जाने से पहले कमरे का दरवाजा नॉक करना नहीं भूला था। वो जो अभी नींद से उठी थी, अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी। खटिया की आवाज़ पर चौंकी, मुड़कर देखा तो सामने ही शादिल को खड़े पाया था। अबिया वो बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत आगे बढ़ा था। आगे बढ़ने से पहले इसने लाइट ऑन कर दी थी, क्योंकि शाम होने की वजह से कमरे में वाज़ेह अंधेरा था। इसके बेड के करीब आकर इसने इसके सर पर हाथ फेरा था और फिर हाथ पकड़ के करीब ही बैठ गया था, यूँ जैसे इसके होने का मुसलसल खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। अबिया कहाँ चली गई थी? तुम कौन लेकर गया था? मेरी गुड़िया बताओ मुझे। वो उसका हाथ थामे इसे पूछ रहा था। अबिया सब सुन रही थी, लेकिन यूँ जैसे इससे किसी ने इसी कुव्वत गोयाई छीन ली हो। आज इसने काफ़ी देर बाद शादिल के मुंह से मेरी गुड़िया सुना था। अपनाहियत का एहसास था या क्या? उसे कंधे से लगकर फूट फूट कर रो दी थी। इस वक्त इसे कुछ याद नहीं था कि शादिल भी इसके साथ कितना बुरा कर चुका है। इसे इस वक्त सिर्फ इतना पता था कि इसे किसी के सहारे की ज़रूरत है। अबिया बस भी करो। पहले तो शादिल ने इसे रोने दिया, लेकिन जब वो कितनी देर रोने के बाद ना संभली तो शादिल ने इसका चेहरा पकड़कर ऊपर करना चाहा, जिस पर अबिया ने और सख्ती से अपना सर इसे कंधे से टिका दिया था। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया शाही। तुम्हारी गुड़िया को तोड़ दिया इसने शाही। इससे पहले इसने जान भरी और फिर तोड़ दिया शाही ने। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी इसे। इसने बेजान कर दिया तुम्हारी गुड़िया को। इसके कंधे से लगे अपने दिल का गुब्बार आंसुओं के साथ साथ लफ्जों से भी निकाल रही थी। इसके बाद पे शादिल ने सुख्ती से अपनी मुठिया भींची। वो तो जान चुका था कि वो ताशा के पास थी। अभी कल ही तो इसने इसे कॉल करके बताया था और बातों बातों में इसका नंबर ट्रेस करवा चुका था। बस फाइनल रेड खेलना बाकी था, जिस पर शादिल का भरोसा था कि जीत इसी की होगी। चंदा इधर मेरी तरफ देखो। इसका चेहरा इसने ज़बरदस्ती ऊपर किया था। आंसू की वजह से बाल इसके चेहरे पर चिपक गए थे। इन्हें पीछे हटाता इसने प्यार से इसका चेहरा साफ किया था। कोई नहीं तोड़ सकता मेरी गुड़िया को। जो तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। इसे व्रत का निशान बना दूंगा। अब बताओ क्या हुआ? तुम्हारा शाही जिंदा है अभी? इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर वो पूछ रहा था। अभी सोच में पड़ गई क्या बताया इसे कि किस तरह इसने इस्तेमाल के लिए किया अपने हथियार के लिए। मगर ये बात तो शादिल पहले से जानता था, तो बोलने में क्या हर्ज था? हाँ, इसे बोलकर अपना गुबार निकाल लेना चाहिए। जानता तो वो पहले से ही है। इसके अंदर से आवाज़ आई और साथ ही इसे खामोशी से लबवा हुए थे। ताशा बोलते साथ ही वो फिर फूट फूट कर रो पड़ी थी। ताशा ने शाहू ने तोड़ दिया तुम्हारी अबिया को। इसके रेजा रेजा कर दिया। इसने इसके कंधे पर सर रखकर अपने दिल का गुबार निकाल दिया। वो रो रही थी और शादिल गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींचे हुए था। खाना खाएंगे आप? वो अभी अबिया को सुला कर आया था। वो रिकॉर्डिंग जेब में रख रहा था जब नूर की आवाज़ पर चौंका। हाँ ऐसा करो, तुम डाइनिंग टेबल सेट करके आओ। मैं इसे जवाब देता हूँ। सीधा अपने रूम में गया था। वहाँ पहुँच इसने जेब से रिकॉर्डिंग निकाली। इसके पास ताशा के खिलाफ कोई सबूत ना था। वो जानता था अबिया ताशा के पास से आई है। अब वो इसे इस बेस पर गिरफ्तार कर सकेगा। अबिया का कहना इसके लिए सबूत के तौर पर काफ़ी था। बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे हो गए। ताशा अपनी शातिर तबीयत पर हंसते हुए इसने रिकॉर्डिंग सेफ में रखी और बाहर आ गया। वो तोड़ फोड़ करके
करके थक हार कर बैठा था जबकि दरवाजे पर बेल हुई। वो इतना टूट चुका था कि फिलहाल किसी से मिलने की हिम्मत ना थी ना ही ख्वाहिश, फिर भी मिलना तो था। मुश्किल से उठकर दरवाजे तक गया। कैमरा ऑन करने पर इसकी नज़र सामने ही खड़े फ्रीद पे पड़ी। हाँ बोलो फ्रीद, स्पीकर ऑन करके इसने पूछा। आवाज़ अभी तक बोझल थी। सर वो एसपी, इसने हमारे एरिया को ट्रेस कर लिया है, कुछ देर में वो यहाँ पहुँच जाएगा, हमें यहाँ से निकलना है। फ्रीद की बात पर वो चौंका। एसपी ने इसे कैसे पता चला? गुस्से की एक लहर इसके अंदर दौड़ी थी। सर खबर के मुताबिक आपकी कॉल ट्रेस की है उसने। वो झुझका ले क्योंकि बात ही कुछ अजीब सी थी। इसकी बात पर ताशा ने गहरा सांस लिया। तुम सब जाओ, इस जंग को मैं खुद लड़ूंगा, कुछ सोचकर वो पुरस्कून होकर बोला। लेकिन सर, वो भी कुछ बोलने ही लगा था जब ताशा ने इसकी बात बीच में काट दी। मैंने कहा जाओ तुम सब। आवाज़ में धाड़ तो नहीं थी लेकिन वाज़ेह तनबीह थी। जी सर। फ्रीद अब बेचारा क्या कह सकता था? ताबेदारी से सर हिलाता। वो पूरे अमले को लेकर वहाँ से चला गया था। अब वहाँ पीछे सिर्फ ताशा रह गया था। अबिहा वो कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब उसे कमरे में आया। इसके आने पर इसने एक नजरिए से देखा। वो सामने ही सिविल ड्रेस में खड़ा बेहद हैंडसम लग रहा था, लेकिन अबिहा को इसकी हैंडसमनेस से क्या, इसका दिल तो ज़मरान का असीर था, इसलिए तो इतना सब कुछ होने के बावजूद दिल हमक हमक कर इसके मासूम होने की गवाही देता था। हाँ बोलो शाहू। निकाह है अब दोबारा अवराक पर थी। ये अलग बात है कि अब इन पर ध्यान नहीं था। क्या हर वक्त तुम किताब में सर्दी बैठी रहती हो? चलो उठो, कहीं बाहर आउटिंग पर चलें। इसके हाथ से किताब साइड पर रखकर वो उसके हाथ पकड़कर उठा रहा था। शाहू मेरा दिल नहीं कर रहा। चलोगे तो दिल भी करेगा ना। चलो शाबाश, जब से आई हो ऐसे ही बैठी हो। इसे जबरदस्ती खींच खांच कर वो बाहर ले आया था और अबिहा के नाना के बावजूद वो इसे गाड़ी में बिठाकर ड्राइव कर रहा था। हमने नूर को क्यों नहीं लिया? वो दोनों अब कदरे सुनसान जगह पर आ गए थे जब अबिहा को ख्याल आया। बस मैं चाहता था कि हम कुछ देर अकेले स्पेंड करें। था तो वो पुरसकून, लेकिन अबिहा को पता नहीं क्यों नॉर्मल नहीं लगा था। कुछ मशकूक सा अंदाज था इसका। वो साथ होती तो अच्छा होता। बाहर के मनाजिर को देखते हुए वो बोली थी। सोई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। छोड़ो ना ये सब बातें, क्या बातें लेकर बैठ गई हो? इसने ड्राइविंग करते हुए इसका हाथ पकड़ लिया था और यही अबिहा को खतरे की घंटी महसूस हुई थी। इसके बोलने से पहले इसने इसका दूसरा हाथ भी पकड़कर इन पर हथकड़ियां लगाकर अपनी सीट की बैग से लगा लिया था। ये क्या कर रही हो? अबिहा शौक से चीखी थी। सॉरी अबिहा, पर ये जरूरी है। इससे हैरत में छोड़कर इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी जब कि अबिहा चीखती चिल्लाती रह गई थी, पर वहाँ असर किसे था? हाँ जवाब, टीम लेकर पहुंच रहे हो? वो फ़ोन कान से लगाए जवाब से राब्ते में था। यस सर, आई एम प्रोबेबली देयर। जवाब ने इसे इन्फॉर्म किया था। वो अलग गाड़ी में बाकी की पुलिस फोर्स के साथ था। ठीक है, फिर मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कोशिश करना मेरी गाड़ी के पीछे ही तुम्हारी गाड़ी हो। ओके सर। जवाब की कहती इसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी जबकि अबिहा शौक से सब कुछ समझने से कासिर थी। वो तब से अपने घर के बाहर ऊंची जगह पर बैठा था। एसपी का इंतजार कर रहा था। अपने अंदरूनी घर जिसमें सिर्फ वो रहता था को पहले ही आग लगा चुका था। बाहर से सारा सामान इसके बाशिंदे पहले ही इकट्ठा करके ले जा चुके थे। वो बिल्कुल अकेला अपनी जंग लड़ने को तैयार था। एक बंदूक हाथ में, 2 इसकी पैंट में फंसी हुई थी, एक चाकू उसकी पैंट के नीचे पंडली के साथ लगा हुआ था। मुख्तसर ये कि वो थोड़ी ही सही पर आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। वो अपनी सोचों में गुम था जब इसे दूर से आती गाड़ी दिखाई दी। वो आंखें बंद करके भी पहचान सकता था कि गाड़ी एसपी की गाड़ी है। एक मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई थी। तो यानी ये भी अकेला आया है लड़ने को? अपने ख्याल पर खुद ही हंसता वो इसे देख रहा था। वो कार से निकलकर पैसेंजर सीट को दरवाजा खोलकर किसी को बाहर निकाल रहा था। ताशा हैरत से बाहर निकलने वाले को देख रहा था। वो बाहर निकलने वाली हस्ती को देखकर यकीनन शॉक्ड हुआ था, बल्कि इससे ज्यादा शॉक्ड वो उसके निकालने जाने के तरीके पर हुआ था। अबिहा, इसके लबों ने हल्की सी सरगोशी की थी। कहा हो ताशा, बाहर निकलो, देखो जो अपनी जूलियट को कैसे तड़प रही है। वो अबिहा की गर्दन पर चाकू रखता चीखा था और ताशा शौक सा ये सब मंजर देख रहा था। इसके मताए हयात इसकी जिंदगी तड़प रही थी। पहले इसने सोचा कि ये कोई ट्रैप है, लेकिन नहीं। अबिहा की आंखों से निकलने वाले आंसू ने इसे अपना ख्याल झटकने पर मजबूर कर दिया था। बाहर आओ ताशा। वो एक बार फिर से दहाड़ा था और बस सबको बेबस करने वाला अपनी बीवी के आगे बेबस हो गया था। अपने पास से सारी बंदूकें निकाल के वो सिर्फ एक बंदूक ले गया था। मेरी बीवी को छोड़ो एसपी। मुझे कमजोर मर्द के ताने देने वाला खुद कितना कमजोर निकले। मुझे पकड़ने के लिए एक औरत को हथियार बनाया। वो बंदूक को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा था। इरादा यही था कि किसी तरह शादिल की चाकू वाले हाथ पे गोली मार के इसे गिरा सके ताकि अबिहा महफूज हो जाए। वो क्या है ना ताशा, तुमने सुना तो होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो भी इसे ही फॉलो कर, मैं भी इसे ही फॉलो कर रहा हूँ। पहले से और ज्यादा मजबूती से इसने अबिहा की गर्दन को पकड़ रहा था। इसकी बात पर वो हंसा। देखो तुम्हारा बदला मुझसे है, अबिहा से नहीं। अब बेवकूफ मत बनो और इसे छोड़ो, मर्दों की तरह लड़ो। मुझे पता है तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आफ्टर ऑल वो ना सिर्फ मेरी बीवी है बल्कि तुम्हारी कजन भी तो है ना। और तुम एक जमाने में मोहब्बत करते थे इससे। अब वो इसे अलग तरीके से ट्रैक पर ला रहा था, इस तरह कि वो अबिहा को छोड़ दे। और तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? और तुम्हें छोटा सा डेमो देता हूँ, कहते साथ इसने अबिहा के इशारे के साथ हल्का सा कट लगाया और खून की एक धार अबिहा की गर्दन से निकली थी। ताशा तो इसका खून देखकर इसी तकलीफ से आई आंखों की नमी देखकर ही तड़प गया था। फौरन सरेंडर करता हुआ बोला, ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। फौरन बंदूक को नीचे करता हुआ बोला था। इतने ही पुलिस के हॉर्न बजे थे और जवाद अपनी वैन में फोर्स को लेकर आया था।
अभिया के मुंह पर शादिल का हाथ था, वरना वो ताशा को जरूर रोकती, इसे चीख चीख कर कहती कि मरने दो इसे, लेकिन इस दोगले इंसान के आगे खुद को सरेंडर मत करो। मगर इसकी आवाज़ इसकी बेबसी और आंसू के साथ ही बह गई थी। आंखों को मीच कर इसने अपने सामने अपने मगरूर शौहर के गरूर को टूटते हुए देखा था। अरेस्ट करो इसे। वो बंदूक नीचे रख चुका था, हाथ पीछे सर के साथ बांधे थे जब शादिल ने जवाब को हुक्म दिया, और वो हुक्म की तामील करता इसके पास आया था और उसके हाथ में हथकड़ी बांधता इसे बैन तक ले जा रहा था। ताशा चाहता तो इन सबको ही आसानी से हैंडल कर सकता था, लेकिन वो मजबूर था, और आज पहली बार इसकी जान से कमजोरी बन गई थी। शादिल के पास से गुजरते हुए इसने गहरी और मुस्कुराती नजर अभिया पर डाली थी, जिसकी आंखों में इसके लिए परेशानी और तकलीफ वाज़ेह थी। इसकी आंखों में आज इसे पहली बार अपनी जख्म की तकलीफ नहीं बल्कि ताशा के गरूर टूटने की तकलीफ देखी थी। वो नम आंखों से इसे देख रही थी। ताशा एकदम रुका और चलता हुआ अभिया और शादिल के करीब आया। आज के बाद इसे अगर तुमने जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। शादिल की आंखों में गुस्से की लहर के साथ वाज़ेह तनबीह थी, और फिर वो अभिया की तरफ मुड़ा। अपना ख्याल रखना मेरी जान, जितने मेरे गुनाह है शायद ना बच पाऊँ मैं, लेकिन प्लीज़ मेरे पीछे मेरे गुनाहों की माफ़ी की खुदा से दुआ करती रहना। हो सकता है वो मेरे बख्शिश कर दे, क्योंकि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ कदम रखना चाहता हूँ मेरी जान। आंसू के फंदे ने गले में अटक कर इसे बात को वहीं तक रोकने पर मजबूर कर दिया था। ताशा और आंसू, अजीब लगता है ना, पर ऐसा हुआ था। अभिया ने महसूस किया कि वो इसी वजह से रुक गया। आखिर रूह का रिश्ता था उनका, वो रिश्ता जो सबसे पहले इस दुनिया में बना, जिसकी बना पर सारे रिश्ते हैं। वो कैसे ना इसकी आंखों में इसकी बेबसी और तकलीफ पड़ती, जो इसके पकड़े जाने की नहीं थी बल्कि इसे बचा ना पाने की थी। अपना ख्याल रखना। जवाब ने जब इसे ज़बरदस्ती घसीटा तो दूर से बस इतना ही हाँक लगा पाया था और वैन में बैठ गया था। इसके बाद जब तक वैन इसकी आंखों से ओझल ना हुई थी, अभी इसे देखती रही थी। इसे कुछ होश ना था कि शादिल इसके मुंह से हाथ हटाकर अब इसे जख्म की मरहम पट्टी कर रहा था। वो इस कदर इसे गिर्द देखने में खोई हुई थी कि एंटीसेप्टिक की चुभन भी इसका ध्यान ना हटा सकी थी। चौंकी तो तब जब शादी ने इसे पकड़ने के साथ इसका कंधा हिलाया था। वो अपने ही ध्यान में थी, एकदम चौंकी। अचानक तो इसे समझ ही नहीं आई कि अभी हुआ क्या है, आगे कौन है, वो अभी किसको देख रही थी। जहन यूं जैसे माफ होता चला गया था, और फिर तारीख और आहिस्ता आहिस्ता ये अंधेरा इसकी आंखों के सामने आया और वो गिरती चली गई। कैसे हो ताशा? कहा था ना एक दिन तुम जेल के सलाखों के पीछे होगी। वो अभी भी हॉस्पिटल से आया था, अभी बेहोश थी। डॉक्टर के मुताबिक इसे गहरा शौक लगा था। इसके पास नूर को छोड़कर वो सीधा पुलिस स्टेशन आया था। इसकी बात पर वो हंसा, लेकिन इसकी हंसी की आवाज़ सिर्फ शादिल सुन ही सका, क्योंकि चेहरे पर तो अभी तक नकाब ही था। इसके कोई जवाब ना देने पर शादिल ने इसे नकाब की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे बड़ी फुर्ती से ताशा ने बीच में ही पकड़ लिया। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ एसपी, ये काम नहीं करो। पहले हुक्म दिया था, अब इल्तिजा करता हूँ, मेरा चेहरा छुपा रहने दो प्लीज़। अब के इसके लफ्ज़ों के साथ साथ इसकी आंखों में रिक्वेस्ट थी, और पता नहीं क्या हुआ कि शादिल ने अपने हाथ बाकी खींच लिया। ठीक है, तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा एक्सपोज ना हो, तो मैं वादा करता हूँ कि नहीं होगा। अपनी बात पे इसको एक नज़र देखता वो लॉकअप से बाहर चला गया था। गाड़ी में पहुंचकर भी जहन इसका मुसलसल उलझ रहा था। ध्यान तो उसका फ़ोन पर होने वाली बेल ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। स्क्रीन पर नूर का नंबर देखकर इसने कॉल पिक की थी। हाँ बोलो नूर। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। क्या होश आ गया? अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। मुख्तसर से बात करके इसने कॉल कट कर दी थी। अब इसका रुख अस्पताल की तरफ था, जहाँ अभिया को होश आ गया था। इसका रिएक्शन सोचकर इसने झरझरी से ली थी। इसने जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला, इसकी नज़र सीधी सामने बैठी अभिया पर गई। वो गुमसुम सी अपनी हाथों की लकीरों को देखती गहरी सोच में गुम थी। वो चलता हुआ इसे करीब आया। इससे पहले को कुछ कहता अभिया खुद ही बोल पड़ी, क्यों किया ऐसा? नजरें अभी तक नीचे थी। नूर साइड पर बैठी इन दोनों कजन्स को देख रही थी। अभिया इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभिया ने साथ पड़ा वॉश इसे दे मारा। लेकिन खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, वो शादिल के बिल्कुल साथ से होते हुए दीवार पर जा लगा था। ना मत लो। वो बोली नहीं कर रही थी। आंखें गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े शख्स का हशर करते। शादिल शौक से इसे देख रहा था। इसे पता था कि वो चीखेगी चिल्लाएगी, लेकिन इतना एक्सट्रीम रिएक्शन देगी इसका इसने सोचा भी नहीं था। क्या समझ लिया तुम सब ने मुझे? खिलौना हूँ या रिबोट? सबकी कोई फीलिंग्स की, जिसकी कोई फीलिंग्स कोई जज्बात नहीं है, इसको बस तुम सब अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। पहले ताशा ने किया और अब तुमने किया। क्या फ़र्क रह गया तुम दोनों में? बल्कि नहीं, इसने तो मुझे नुकसान किया, मेरी मर्जी के बगैर हाथ भी नहीं लगाया, जबकि मैं इसकी बीवी थी और तुम वो वक्फा देने के लिए रुकी। सर उठाकर शादिल को देखा, लेकिन जब दोबारा बोली तो लहजा कांच के टूटने जैसी चुभन थी। तुमने तो अपनी होने का भी पास ना किया। तुमने भी अपने होने का भी पास ना किया। चला दी मेरी गर्दन पे छोड़ी, सिर्फ अपनी वर्दी पे 100 कार्ड स्टार्स बढ़ जाने के लिए। लहजे में तासुब के साथ दुख भी था, अपनों से एतबार टूटने का दुख। शादिल खामोश खड़ा सब सुनता रहा। कहता भी तो क्या, बोलने को इसके पास कुछ था ही नहीं। वो जो सारे रस्ते लफ्ज़ों के ताने बाने जोड़ कर आया था, जैसे जुबान को ताले लग गए थे। अभिया मुझे माफ़ कर दो। आंखों से एक आंसू निकला था, जो अब दिखावे का था या क्या, अभिया समझ नहीं पाई थी, क्योंकि वो इतने सालों में इसे समझ नहीं पाई थी। वो जो क्या था और क्या निकल आया, तो अब इसे क्या समझती? जब मर जाऊंगी तो तब माफ़ कर दूंगी, फिलहाल चले जाओ यहाँ से। अपना रुख मोड़कर इसने पूरी तरह इससे नागवारी इजहार किया था। वो अभी शादिल की शक्ल देखने के लिए भी रवादार नहीं थी। इसने गहरी नज़र इस पर डाली, शायद वो इसे देख ले, शायद माफ़ कर दे, मगर नहीं। वो तो चट्टानों से सख्ती लिए बैठी थी, बल्कि पत्थर। एक नज़र इसे देखकर फिर नूर को देखा। इसे आंखों के इशारे से इसका ख्याल रखने का कहकर कमरे से क्या अस्पताल से ही बाहर आ गया था।
फ़रीद मुझे तो टेंशन हो रही है, सर तो अभी तक नहीं आया, इतनी देर तो वो कभी भी नहीं लगाते, तुम पता तो करो वो हैं कहाँ। ताशा की सारी टीम छुप गई थी, उनका एक खुफिया ठिकाना था जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता था। वो अमूमन यहाँ पहुँच जाया करते थे जब ऐसा कोई खतरा होता था, और ताशा भी ज़्यादातर थोड़ी देर तक आ जाता था। इसने हमेशा ऐसे हालात में सिर्फ खुद को खतरे में डाला था, वरना वो सबको जाने का बोल देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था जिस गंदे काम में इसके हाथ है उनकी सज़ा किसी और को मिले। वो जानता था कि वो सब मजबूरी से इसके साथ हैं, इन सबको अपने घर का चूल्हा जलाना है और सब बेरोजगारी से उकता कर इधर आए हैं। हाँ, डर तो मुझे लग रहा है, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी तरह पता करवाता हूँ कि क्या हुआ है, वरना इतनी देर तक तो सर आ जाते हैं। इसने फहद को तसल्ली दी। दर हकीकत तो वो खुद भी बहुत परेशान था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि फरीद और फहद क्या, इसके लिए तो सभी परेशान थे। वजह इसकी रहमदिली थी। इसने आज तक किसी भी अपने बशिंदे के साथ ज्यादती नहीं की थी, बल्कि वो हर तरह से इनका ख्याल रखता था। वो बेशक कितने गलत काम करता, लेकिन इनका एक दूसरे के लिए एहसार देखने लायक था। कुछ सोचते हुए फरीद बाहर आ गया था। अब इसका रुख आज की अखबार पढ़ने का था। आज इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो अपना सामान समेट कर शादिल के आने से पहले जाने का इरादा रखती थी, जब नूर ने इसके हाथ पर हाथ रखा। नूर के आप ही बोलने पर इसने एकदम इसे हैरत से देखा। शायद पहली बार इसे किसी ने आप ही कहा था। हाँ बोलो। इसका हाथ पकड़ के वो इसके साथ ही बेड पर बैठती चली गई, तो चाहकर भी इस प्यारी सी लड़की के साथ सख्त नहीं हो पाई थी। आप ही वो मैं कह रही थी आप ना आ जाए। मुझे पता है कि शादिल ने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप उनको ना देखें, आप मेरे साथ रहें, हम दोनों खूब मजे करेंगे। वो उसको बहला रही थी, बस किसी तरह वो रुक जाए और अपना इरादा बदल दे। इसकी बात पर अभी हंसी। तुम इतनी अच्छी क्यों हो, और शादिल को तुम कैसे मिल गई? इसे तो कोई खराट से बीवी मिलनी चाहिए थी। अब के इसकी बात पर नूर हंस पड़ी थी। इसकी थोड़ी को अंगूठे से पकड़कर इसने नूर का रुख अपनी तरफ किया था। मैं वाकई शादिल से नाराज हूँ और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए वापस फरा के घर जा रही हूँ। लेकिन तुम से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, इसलिए तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो। मजे ही करने हैं ना, हम वहाँ कर लेंगे। इसको प्यार से पचकारती वो बैग में अब अपना बाकी का सामान डाल रही थी। नूर चुपचाप से इसकी हरकत और सकनात देख रही थी। अब इसका कहना बनता भी नहीं था, क्योंकि वो शादिल की कज़न ताशा की बीवी भी थी तो रहमदिल और अच्छी, लेकिन खून और मिट्टी के असर में इसमें जिद का आंसर खूब आया था। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, और शादिल को नहीं बताना कि मैं कहाँ हूँ, ये हम दोनों का सीक्रेट है। और वैसे भी इसे भी थोड़ा ख्वार होने दो, ओके? प्यार से इसका गाल को छूती वो बोली थी। नूर ने मुस्कुराकर सरस बात में हिलाई, उन जैसे इसकी बात को हिफ्ज कर लिया हो। अब यह इसकी तरफ मुस्कुराती नजर डाल के कमरे से बाहर चली गई थी। अब इसका रुख फरा के घर की तरफ था। क्या सर को पुलिस ने पकड़ लिया? फरीद अभी भी बाहर से आज का अखबार लेकर आया था, जिसमें वाज़े अल्फाज में पिछले पेज की सुर्खियों में यह खबर छुपी थी। फहद और बाकी लोग हैरत से अखबार को देख रहे थे, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। ताशा और गिरफ्तार, दो मुज्जा चीज़ें, और वो जो भी काम करता था इतनी सफाई से करता था कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था, और अब वो कैसे गिरफ्तार हो गया था, ये हैरत अंगेज बात थी। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या था वहाँ? सबसे पहले होश फहद को ही आई थी। फरीद के पास आकर इसे झंझोड़ते हुए पूछा। वो सब इसकी मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि अखबार तफसील से पढ़ता, बल्कि यकीनन जो अखबार में लिखा था वो ऊपर की रिपोर्ट थी, जबकि फरीद अंदर की रिपोर्ट से वाकिफ था। इसका चेहरा इस बात की चुगली खा रहा था। इसने गहरा सांस लिया और फिर मनो सारी बात बता दी, जो इसे पुराने ठिकाने से मौसूल हुई थी। सिर्फ वो था जो अभिया के बारे में जानता था, क्योंकि निकाह के गवाहों में वो शामिल था। इसके अलावा वो ताशा के पास से भी बखूबी वाकिफ था, क्योंकि वो पुराने गैंग के बाशिंदों में से एक का बेटा था। इसे ताशा के साथ जो हुआ इसका दिल ही अफसोस था, इसलिए तो वो उसका खास बंदा था। इतना अरसा ताशा के करीब रहकर वो उसको काफी हद तक समझ चुका था। अब क्या होगा? सारी बात सुनकर सब लोगों को परेशानी ना आ घेरा था। कुछ भी था, वो सब ही ताशा से बहुत प्यार करते थे, और इस तरह इसका पकड़े जाना इनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। होना क्या है, मैं करता हूँ कुछ, अब जो करना है मुझे ही करना है, बस तुम लोगों को मेरे साथ देना होगा। इन सब की तरफ एक नज़र डाल के इसने अपना हाथ आगे किया, यूँ जैसे कह रहा हो जिसको मंजूर है आ जाओ मैदान में। इसकी नज़रों का मफहूम समझकर सबने बारी बारी अपने हाथ ऊपर रख दिए थे और एक जुबान होकर कहा था, वी आर विद यू। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। अभी ने रो रो कर इसे सारी कहानी बता दी थी कि किस तरह किस्मत से ज़्यादा इसके अपने लोगों ने इसे डसा था। इसकी सारी बात सुनकर तो फरा को सांप ही सूंघ गया था। शादिल इस हद तक चला जाएगा, ये बात फरा ने सोचे भी नहीं थी। इसे पानी का गिलास पकड़ाकर इसकी पीठ पर हाथ फेर कर इसने इसे हौसला दिया था। वो खुद भी बहुत परेशान थी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, सब इतना अचानक हुआ कि संभल ही नहीं सकी। आंसू थे कि पलकों की बाढ़ को तोड़कर बाहर आ रहे थे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसको हाथ पकड़कर इसे दिलासा दे रही थी। आखिर को इसकी अजीज जान दोस्त थी। तुम ही बताओ मुझे क्या करूं? बेबसी अभिया की रूम से आया हो रही थी। अभी तो इसे कोई अपना मिला था। अभी मैं जानती हूँ शादिल और ताशा दोनों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बल्कि बहुत ज़्यादा गलत किया है। लेकिन जो बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि तुम भी सुनो तो शायद तुम्हारे लिए फैसला आसान हो जाए। इसका हाथ थाम कर वो बोली थी, कैसी बात? देखो अभी शादिल भाई ने तुम्हें वाकई सिर्फ मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अगर तुम ताशा के बारे में ऐसा कहो तो मेरे ख्याल से वो गलत है। वो तुम्हें पता है ना, वो तो तुम्हें पहले भी तुम्हारा महरम के नाम से खत लिखता था। अगर इसे कुछ करना होता तो वो तब भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता था, लेकिन नहीं, इसे तुम्हें अपनी बीवी बनाया। लेकिन उसके बाद क्या किया? तुम्हें हाथ लगाया कभी तुम्हारी रजामंदी के बगैर? फरा की बात इसे नफी में से लाया, क्योंकि ये बात तो सच थी कि वाकई इसने इसे कभी इसकी इजाजत के बगैर नहीं छुआ था। ये बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी हर बार का सुनना और देखा ठीक नहीं होता। और जहाँ तक बात है उसकी प्रोफेशन की, तो अभी तुम उसकी बीवी हो, तुम इससे
प्यार से इस प्रोफेशन को छुड़ाने में मदद दे सकती हो और इससे भला क्या होगा, एक आदमी की ज़िंदगी संवर जाएगी। अपनी बात को वहीं से जोड़ती हुई इसे समझा रही थी इन बारीकियों के बारे में जो इसने सोची ही नहीं थी। अब मैं क्या करूँ, वाकई अब समझने लगी थी इसके बाद। अव्वल तो तुम्हें छोड़ के इसे आना ही नहीं चाहिए था, तुम इससे पूछती, बात को क्लियर करती, घर आने वाला तुम्हारा फैसला गलत था। लेकिन ये मैं हूँ थर्ड पर्सन, इसलिए ये चीज़ समझा रही हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही करती, लेकिन अब तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोचो और समझ कर फैसला करो कि अब तुम्हें किसके साथ खड़े होना है, क्योंकि यही तुम्हारे फैसले का वक्त है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इसका हाथ थपथपाकर वो किचन की तरफ चल दी थी, जबकि पीछे अभिया के लिए एक नए सोच का जहां आबाद हो गया था। सर अब ताशा का क्या करना है, इसे गिरफ्तार किए इन्हें 2 दिन हो गए हैं और अब तक आगे कुछ सद्देबाब नहीं है। करना क्या है, केस स्टार्ट करो, आज ही वकील को बुलाओ और कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजो। वो पेपर पर वर्क करता जवाब के साथ हताया दे रहा था। सर बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अभी वो थोड़ा सीधा हुआ था, कांस्टेबल ने इसे बाहर किसी को आने की इतला दी थी। कौन है, आईब्रो उचकाकर पूछा। सर कोई ताशा के हवाले से आया, उससे मिलना चाहता है। कांस्टेबल के बात पर शादिल ने पुरसोच निगाहों से इसे देखा। ठीक है, इसे अंदर भेजो। इसे अंदर भेजने का हुक्म देकर इसने जवाद को बाहर जाने का इशारा किया। वो ये सर कहता अभी बाहर ही गया था कि दरवाजे से फरीद अंदर आया। येलो अस्सलाम सर। ब्लू शर्ट के नीचे ब्लैक पैंट और महजब लहजे में वो कहीं से भी किसी गुंडे के साथ नहीं लग रहा था। बस सलाम, बैठे। इसे बैठने का इशारा करते वो खुद भी सीधा हुआ था। मैं यहाँ ताशा से मिलने आया हूँ, क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनका दोस्त हूँ। कुछ संभल कर ऊपर एतमाद लहजे में बोला था। ठीक है, मैं कांस्टेबल को कहता हूँ आपको ले जाइए। उसका राइट था जिसे शादिल चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। अमजद को आवाज़ देकर इसने फरीद को लीड करने को कहा। थैंक यू सर। वो उठते हुए भी इसका शुक्रिया अदा करना ना भूला था। शादिल सर हिलाकर जवाब दिया। वो कमरे से बाहर गया तो शादिल की नजरों ने इसका दूर तक पीछा किया था। सलाम बोस। उस लाखों के आर पार बैठे ताशा से मुखातिब था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो धाड़ा। सर मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। मैं नहीं निकलना चाहता, मैं सजा काटना चाहता हूँ अपनी। वो गुस्से से घूर रहा था। अब यह भाभी के लिए भी नहीं सर। इसके बाद फिर एकदम हंसा यूं जैसे अपनी ही मजाक उड़ा रहा। वो तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं सर ऐसा नहीं है, वो आपकी मुंतजिर है। क्या मतलब? फरीद की बात पर वो चौंका। ताशा के पूछने पर इसने मुलाकात बतानी शुरू की जो वो अभी अभिया से करके आया था। कौन आया है? वो उठकर कमरे से बाहर आई थी जब हमीदा ने इसे किसी के आने का बताया। पता नहीं, तुम्हारा पूछ रहा है। ड्राइंग रूम में बिठाया है मैंने, आ जाओ। फरहा ने भी लाइलमी का इजहार किया। दोनों आगे पीछे चलती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। अभिया के आने पर फरीद ने उठकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। अभिया ने अजनबी से इसे देखा, जैसे इसकी शक्ल याद करने की कोशिश कर रही हो। मैं सर ताशा के अंडर काम करता हूँ। इसके बाद पर अभिया ने इस बात में सर हिलाया। आप बैठे। साथ ही से बैठने का भी बोल दिया। कुछ हकीकतें हैं जिन पर से आपके लिए पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। अब वो असल मुद्दे पर आया था। फरहा और अभिया दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी। बताइए। आखिरी हिम्मत करके फरहा ही बोली थी। दरअसल मैं आपको सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर इसने शुरू से लेकर आखिर तक ताशा के माजी के बारे में एक एक बात बता दी थी। इसकी बात सुनकर अभिया कितनी देर तो जैसी अपनी जगह से हिल ही ना पाई थी। इतना जुल्म अब इसे समझ आ रहा था वो इतना जालिम क्यों था, क्यों इतना बेहिस करार दे दिया जाता था, क्योंकि इसकी तरबियत ही ऐसी की गई थी। और तरबियत तो ऐसी चीज़ है जो खून पर भी भारी हो जाती है। फिर वो कैसे ना संगदिल बनता। अब वो अपना रवैया याद कर रही थी, कैसे वो उसे धुतकार आई थी। इसने कहा था कि वो समझे, लेकिन नहीं, वो नहीं समझ पाई थी। एक आंसू टूटकर उसके गाल पर लड़क गया था। क्या आप अब भी चाहती हैं कि उन्हें सजा हो? कमरे में मुकम्मल खामोशी थी जिसे फरीद की आवाज़ ने तोड़ा था। अभी आप भी आंसू बहा रही थी। कुछ हकीकतें इतनी जानलेवा होती हैं कि इन्हें जहन मानने भी वक्त लगता है। अभिया के साथ भी कुछ यही हो रहा था। फरहा ने प्यार से इसके हाथ पर हाथ रखा, जैसे इसे बोलने के लिए हिम्मत दी हो। नहीं, मैं नहीं चाहती, मुझे ताशा के पास जाना है। मैंने बहुत गलत किया है उसके साथ। फरहा इसे सफाई का मौका तक नहीं दिया। रोती हुई अपना एहतसाब कर रही थी, इन सब गलतियों का एहतसाब जो इसे सरजद हो गई थी। बस कर दो अभिया, इंशाल्लाह जमरान भाई जल्द हमारे साथ होंगे। फरहा इसे बहला रही थी, जबकि फरीद खामोशी से सब देख और सुन रहा था। अब इसके बोलने का फायदा भी ना था, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आया था वो तो हो चुका था। फरीद की सारी बातें सुनकर भी इसका चेहरा सपाट था। तो जमरान साहब वो भी इनमें से है जो हकाइक जानकर तुम पर सिर्फ तरस खाते हैं? क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो तुमसे आकर पूछती। ये तो फक्त तरस है। इसके दिमाग में अजीब कश्मकश थी। नहीं जमरान, वो तुमसे मोहब्बत करती। अगर ना करती तो बात ही ना सुनती, तुम्हारे नाम पर ही आग बगोला हो जाती। लेकिन नहीं, उसका दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है तो तुम्हारी स्पेस दी है ना दिल से। इसे अपने दलाइल से मना रहा था। इसके सोचों का इर्तिकाज फरीद की आवाज़ पर टूटा था। क्या हुक्म है सर? पहली पेशी पर ही आ जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं अदालत में जाऊं। ताशा की बात पर फरीद हंसा था। ओके बॉस। बिना किसी बात के वो आगे बढ़ गया था, क्योंकि वो दोनों जानते थे अभी उन्हें क्या करना है। नाज़रीन, आपको खबर देते चलें कि मशहूर टेररिस्ट और स्मगलर जिसकी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैली हुई है, एसपी शादिल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि एसपी शादिल ने अपनी मेहनत और बहादुरी के सबब वो काम कर दिखाया है जो कोई इससे पहले नहीं कर सका है। खबर के मुताबिक कल उनकी अदालत में पहली पेशी है, जिसमें न सिर्फ उनके चेहरे को बल्कि उनके इलीगल और वर्क्स को भी बेनकाब किया जाएगा। रिपोर्टर पूरी दिमाग से अपडेट दे रही थी और अभी इसे लग रहा था इसका दिमाग माफ होता जा रहा है। वो जो गुस्सा इसे शादिल पे था अब वो नफरत में बदलता जा रहा था। फौरन जूता पहन के संभाल पकड़ा और बाहर पोर्च की तरफ भागी। कहाँ जा
जा रही हो। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसके हाथ फरा की आवाज़ पर रुके थे, दो दो हाथ करने, मतलब शादिल को इसकी औकात याद दिलाने। कहते साथ ही वो गाड़ी में बैठी थी और रिवर्स गियर लगाकर ये जा और वो जा, जबकि फरा पीछे अरे अरे करती रह गई थी। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ बोलो, जवाब दो। वो किसी शेरनी के माने इससे सवाल कर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि शादिल का हश्र करते। सुकून से बैठ कर बात करो अभिया। अभिया की यूं अचानक आ जाने पर वो एकदम परेशान जरूर हुआ था, और जिस तरह वो बात कर रही थी शादिल को लग रहा था कि आज वो इसका सर फाड़ ही देगी। तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं सुकून से बात करूं? वो धाड़ी, क्या मतलब? इस सारी बात पे शादिल पहली बार चौंका था। कल लेकर जाओगे ताशा को हाई कोर्ट? वो जैसे इसे याद दिला रही थी। हाँ, इसने नासमझी से देखा, क्योंकि जहां तक इसे अंदाजा था वो भी ताशा से नफरत करती थी। इसने इससे खुद कहा था, फिर अब वो क्यों गुस्सा कर रही थी? हाँ, तो इसने शौक और अजनबी से इसे देखा। तुम मेरे शोहर को सजा दिलवा रहे हो और इसे फांसी दिलवा रहे हो और मुझसे कह रहे हो हाँ? तो वो अभी भी शौक में थी। तुम्हारे साथ इसने इतना बुरा किया और तुम यहाँ आ गई हो इसकी हिमायत करने। अब भी वो खड़ा हो गया था, टेबल पर हाथ रखने इसे याद दहानी करवाई। तुमसे तो अच्छा है और ढेर अच्छा है। जो भी करता है डंके की चोट पर करता है, और तुम भिगोड़े हर मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर जाने वाले, बल्कि नहीं, हर मुश्किल वक्त में मेरा इस्तेमाल करने वाले। इसकी एक अदा से मेरे लिए अकीदत झलकती। और तुमने क्या किया? मुझे ही हथियार बनाकर डाल दिया। तुम चाहते हो मैं इसे इसलिए नफरत करूं क्योंकि वो ऊपर से बुरा है? ठीक है, वो गलत काम में इन्वॉल्व है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। वो अभी सब छोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं। तुम जैसे लोग कभी अच्छे को अच्छा नहीं बनने देते। कहकर वो रुकी नहीं थी, चले गई थी, जबकि शादिल के लिए नई सोचों के दर खोल गई थी। पुलिस की 3 गाड़ियां अदालत की तरफ रवाना थी। आज ताशा की पहली पेशी थी, इसलिए वो सब जेल से अदालत के लिए लेकर जा रहे थे। अभी अदालत से थोड़ा ही फासला था जब किसी अनजान गाड़ी ने इनकी आगे गाड़ी खड़ी करके इन्हें रोका था। सही ताशा के लोग हैं और यकीनन इसी को रेस्क्यू करने आए हैं। जवाद ने अंदाजा लगाया था, जो कि किसी हद तक ठीक भी था। वो वाकई में ताशा के ही बंदे थे। तुम इनको देखो, मैं पीछे ताशा पर नजर रखता हूँ। इस हिदायत देकर वो दरमियान वाली जेब की तरफ गया था जहाँ ताशा मौजूद था। हाँ भाई, क्या बात है? जवाद अपने 2 एहलकार के साथ सामने आता हुआ बोला था। हमारे पोस्ट को वापस कर दे, फहद ने बंदूक को स्टार्ट करते हुए कहा था। इसकी बात पर जवाद हंसा। इतना सस्ता समझ रखा है आपने पुलिस को कि आप कहेंगे और हम वापस कर देंगे? जवाद जैसे इसकी बात का मजाक उड़ा रहा था। पुलिस बेखुद को खुद ही सस्ता बनाया, वरना हम कौन होते हैं आपको सस्ता कहने वाले? इसकी बात पर जवाद में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पीछे हवलदार की आवाज आई थी। सर, ताशा एसपी साहब को जख्मी करके भाग गया है। जवाद शौक सा मुड़कर भागा था। ताशा पास लगी झाड़ियों में गया था। वो भी इतना दूर नहीं था, वो इसे यहाँ से भी देख सकता था। इससे पहले कि वो इस तक पहुंचता, गोली की आवाज चली थी और साथ ही किसी के गिरने की आवाज आई थी। वो भागकर इस तक आया था। फौरन सीधा करके देखा तो गोली ताशा के दिल के आर पार हो चुकी थी। वो अंधे मुंह लेटा था और खून पानी की तरह झड़ियों में जज़ब हो रहा था। जवाद ने गुस्से से गोली चलाने वाले की तरफ देखा, क्योंकि ये एक सीरियस मामला था। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा क्रिमिनल था। लेकिन जो मंजर इसने मुड़कर देखा था वो इसको हैरान करने के लिए काफी था। शादिल बंदूक को पकड़े खड़ा था। इसके सर से खून बह रहा था और जो इसके जख्मी होने की निशानी थी। कोई गोली एसपी से चली थी। ये बात यकीनन अब सबके लिए परेशान थी, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्मगलर और टेररिस्ट था। उसके साथ बेशुमार राज थे जो अब इसके साथ ही खत्म हो चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। 2.5 साल गुजर गए थे, लेकिन इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। वजह इसके शौहर की मोहब्बत थी, जो वो अब तक समेट रही थी। बाल बनाने के बाद ब्रश को साइड पर रखकर इसने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे, पर वो नदारित गुस्से से पास पड़ा मोबाइल उठाकर फौरन कॉल मिलाई, जो कि दूसरी बेल पर ही उठा ली गई थी। कहाँ हैं आप? गुस्सा नाक पे था और क्यों ना होता, उठाने वाला जो था। फरा को लेकर घर ही आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हॉर्न दूंगा, बाहर आ जाना। वो फौरन अगला लाहेमल तैयार कर रहा था। ओके। अपने अजीज़ जान शौहर की बात पर वो मुस्कुराती हुई कॉल बंद करके वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी। अभी वार्डरोब खोल के खड़ी अपने लिए कुछ पहने को तलाश कर रही थी, जब इसकी नजर पीछे पड़ी शर्ट पर पड़ी। शर्ट को हैंगर से उतार के इसने आहिस्ता से हाथ में पकड़ा। ये वो शर्ट थी जो आखिरी दफा ताशा ने पहनी थी। एक आंसू टूट के इसकी आंखों से गिरा था। इसे कॉलर पर हाथ फेरते हुए इसका जहन वासी यादों में खोसा गया था। नाजरीन, आपको बताते चले कि न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के नंबर 1 स्मगलर और टेररिस्ट एसपी शादिल गोली से हलाक हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक उन्होंने एसपी शादिल पर हमला करके भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने इनको रोकने के लिए गोली चलाई, जो बदकिस्मती से इनके सीने के आर पार होगी। अभी इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है। जी, रिपोर्टर जोरों शोर से टीवी पर आज की ताज़ा तरीन खबर दे रहे थे, जबकि सामने बैठी अबिया के हाथ पाँव न सिर्फ नीले हो चुके थे, बल्कि इनसे जैसे जान में खत्म हो रही थी। अबिया की हालत देखकर फराह भाग के इसके पास आई थी, लेकिन बेसुध। वो उसके करीब आने से पहले ही सोफे पर लड़क गई थी। जमरान, वो बेहोशी में ही मुसलसल जमरान का नाम ले रही थी। डॉक्टर से नींद का इंजेक्शन लगा गए थे। अभी वो अपने कमरे के बेड पर लेटी बेहोशी में भी सिर्फ इसका नाम ले रही थी। जी मेरी जान। होश और बेहोशी की बीच कैफियत में वो आया था, या शायद इसकी रूह अबिया मुस्कुराई थी। जमरान तस्दीक करने को दोबारा इसका नाम लिया था। हाँ जानम। इसके माथे पर प्यार कर ले वो इससे और करीब हुआ था। मत जाओ मुझे छोड़कर। वो धीरे धीरे शायद बेहोशी में या शायद होश में वापस आ रही थी, क्योंकि जमरान का तखील अब साफ होता जा रहा था। नहीं जाऊंगा, छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इसके बाद फिर इसने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा था। वो होश में आ गई थी पक्का। इसे छूने को इसने हाथ आगे बढ़ाया था, और ये क्या, इसका हाथ वाकई टच हुआ था। वो जो इसे अपना ख्याल समझ रही थी वो वाकई इसके सामने था। जमरान, अब इसने होश में अपनी आंखें खोलकर इसे देखा था। शायद वो कोई और हो। इसके चेहरे के एक एक नक्श हुआ था। मैं ठीक हूँ प्रिंसेस। इसके हाथ के ऊपर प्यार करके इसने इन्हें चुमा था, जबकि अबिया के हाथ हैरत से वहीं रुक गए थे। आप? शौक से वो बस इतना ही बोल पाई थी। अबिया के बोलकर
के बोल के जाने के बाद वो मुसलसल अपनी सोचों में था, क्या मुझे ताशा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो एक मुजरिम है, मैं कैसे छोड़ दूँ इसे, वो अभिया का शौहर भी है, इसकी खुशियाँ इससे मुंसलिक हैं, तुम आगे ही से कोई खुशी नहीं दे सके, अब मज़ीद इससे खुशियाँ मत छीनो। वो वैसे भी अब ताशा खुद को बदलना चाहता है, और जिसका दिल खुदा ने बदला है तो तुम कौन होते हो उस सबके बीच में आने वाले। अपनी परेशान सोचों में इसे बुलाकर एक किनारा मिल ही गया था। कुछ सोच के इसने कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। अब जो भी था इसी पर था। लॉकर खोलो। कांस्टेबल से अपने एसपी के हुक्म पर फौरन सेल का दरवाजा खोला। इस्लाम अंदर दाखिल होने पर इसने ताशा को देखा, जो दोबारा से टेक लगाए नजर झुकाकर बैठा था। इसके आने पर एक नजर इसे देखा। बासलाम। गहरा सांस लेकर इसने टेक छोड़ दिया। हवलदार, हमें अकेला छोड़ दो। कांस्टेबल को हुक्म देकर वो सीधा हुआ था। कितना प्यार करते हो अभिया से। हवलदार के जाने पर वो अब सीधे पॉइंट पर आया था। ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ताशा ने इस अजनबी से देखा था। क्यों नहीं करते प्यार, वो भी इसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। इसकी बात पर ताशा मुस्कुराया और जब बोला तो लहजे में चट्टानों से सख्ती थी। हाँ करता हूँ, इतना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी हर सांस से बढ़कर, मोहब्बत के हर पहलू से आगे, इश्क की इब्तिदा और इससे पागलपन की इंतहा तक मैं इसको चाहता हूँ। इसकी आंखों में आंखें डाल के बेखौफी से बोला था। इसके एक लफ्ज में अभिया के लिए शिद्दत और मोहब्बत, और लहजे में अकीदत और इज्जत से भरपूर था। बस शादिल को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। जो बेचैनी थी इसे किनारा मिल गया था। मुस्कुराते हुए वो उठा, तैयार रहना फिर कुछ थ्रिलिंग के लिए। लॉकअप से निकलने से पहले भी इसे स्माइल देकर निकला था, और ताशा हैरत से इसका मुस्कुराना देख रहा था। और फिर सब जो कुछ भी हुआ वो प्लान था। ताशा को ब्लड प्रूफ जैकेट पहनाकर ऊपर दिल के मकाम पर ब्लड बैग लगा दिया गया था। शादिल को मारकर जब वो बाहर निकला तो प्लान के मुताबिक इसने गोली चलाई, जो सीधा इसके दिल पे जाकर लगी थी, और वो वहीं गिर गया। दुनिया के लिए ताशा मर गया। सब टीवी चैनल्स पे यही खबर थी। यहाँ तक कि उसके अपने बाशिंदे को भी इस बात का नहीं पता था, सिवाय फरीद के। वो अलग जिंदगी शुरू करना चाहता था, और इसीलिए अभिया को लेकर वो कोपेनहेगन आ गया था। इतना पैसा तो था कि वो यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सके। यहाँ इसने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया था। साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया था। हमद के होने से इनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन इस सब के बाद उन्हें वापस पाकिस्तान जाने का इतफाक नहीं हुआ था। आज कितने सालों बाद फरा आ रही थी इससे मिलने, जिसे जमरान लेने गया था। खुशी इसके आंख से फूट रही थी। गाड़ी के हॉर्न के बाद फिर वो अपनी सोचों के भंवर से निकली थी। शर्ट को अंदर वापस रखकर वो सीधा ड्रेसिंग के सामने आई थी। अब इतना वक्त तो था नहीं कि कपड़े चेंज करती। हाथों से शर्ट के दामन को ठीक करके वो बाहर की तरफ भागी थी। आखिर इतने अरसे बाद वो अपनी दोस्त फराज से मिल रही थी। कोपेनहेगन में आने के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाई थी। दोबारा पाकिस्तान जाना ही नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वो पोर्ट से भागकर गाड़ी से बाहर निकलती फराज के गले लगी थी। अल्लाह, मिल तो ऐसे रही हो जैसे बड़ा याद करती रही हो। फराज ने शिकवा किया था। यार याद तो करती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो है पाकिस्तान में आने का वक्त ही नहीं मिला। प्लान बना था, लेकिन हम के पैदाइश की वजह से वो भी डिले हो गया। वो इसे तफसीलात बताती हुई अंदर लेकर आ रही थी, जबकि जमरान इसका सामान निकाल कर अब हाथों में पकड़े अंदर गेस्ट रूम में लेकर जा रहा था। इसे पता था कि इन दोस्तों की बातें अब देर तक चलनी है। अरे हाँ, मेरा हम जानू किधर है। फरा को याद आया, सो रहा है। अभी जब जमरान को कॉल की थी तभी इसको सुलाया था। इसे अपने साथ लिए वो ड्राइंग रूम में ले आई थी। लेडी, कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है या मेरी बहन को भूखे पेट ही रखोगी। वो भी सामान रखकर आया था, और आते हुए दोनों की बातों में मगन देकर इसने मुदाखलत करना जरूरी समझा। वैसे भी अब तो इसने फराह को बहन बना लिया था। जी जी, आपकी बहन के लिए मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। मुझे पता है आप अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते, ना वो बर्दाश्त कर पाती है भूख। अब आप परेशान मत हो। अभी हम मुस्कुराते हुए उठकर किचन की तरफ चली गई थी, जबकि वो दोनों इसके पीछे हंस दिए थे। 2 साल बाद तुमने कभी सोचा कि हम मिले क्यों नहीं। वो कुछ दिन पहले ही फराह की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। जब अभिया से शादिल ने पूछा, वो दोनों इस वक्त कदर खामोश गोशे में थे। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो। अभिया को जब से पता चला था कि इसने जमरान की हेल्प की है, वो उसके साथ नर्म हो गई थी और इसको माफ भी कर दिया था। नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। इसकी बात पर वो मुस्कुराई, फिर जब बोली तो लहजे में सुकून ही सुकून था। तुम्हें पता है शादिल, मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत तभी मिलती है जब मोहब्बत में सदक हो, लेकिन नहीं, मेरा ये मानना है नहीं है। बाज़ औक़ात किस्मत हमें वहीं लेकर आती है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तुम खुद ही देख लो, अगर तुम नूर को ना अपनाते तो इसको ज़माने की भेड़िए चीर देते। अगर मैं जमरान की ज़िंदगी में ना आती तो शायद वो कभी ना बदलता। किस्मत के साथ जीना सीखो शादिल। वो देखो तुम्हारी बेटी और बीवी बहुत प्यारी है, इसलिए ये फजूल बातें मत सोचो। इसने दूर खड़ी नूर और उसकी बेटी आइफा की तरफ इशारा करके कहा, और बिना इसका जवाब सुने स्टेज की तरफ बढ़ गई थी, जहां फराह इसे फोटोशूट के लिए बुला रही थी। जबकि शादिल ने एक नजर अपनी जिंदगी और इस जिंदगी से होने वाली नई जिंदगी की तरफ डाली। बेशक अब इसके लिए वही इसकी दुनिया थी। क्या कर रही हो। वो बाल समेट रही थी जब जमरान ने पीछे से इसी कमर में हाथ डालकर थोड़ी को इसे कंधे पर टिकाया था। बाल समेट रही हूँ और आप भी जरा पीछे हो जाए। हमद अभी सोया है। ब्रश को टेबल पर रखते वो इसे घूर कर बोली थी। हमद अब बड़ा हो गया है, वैसे भी वो समझता है कि इसके बाबा इसकी माँ से प्यार करते हैं। मैं सोच रहा हूँ अब हमद की एक नासमझ सी बहन ले आए। इसे कंधों पर होठ रखते हुए वो इसे अपना प्लान बता रहा था। अच्छा जी। सीधा होकर इसने इसके बेड को छुआ था। हल्की चुभन इसके हाथों को भली लगी थी। हाँ जी, सिमरान ने कहते हुए प्यार से अभिया को उठाया और बेड पर ले आया। अब इनकी जिंदगी की वो शुरुआत हो चुकी थी जो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ लाई थी। खुश खत्म शुद्ध। सच कहते हैं खुदा ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरती से बनाया है। इसमें बसने वाले इंसानों को इससे ज़्यादा खूबसूरती से। बस हमारा काम है कि इस खूबसूरती को दिलों में मोहब्बत पैदा करके कायम रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।